नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कोर सिलेबस है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ना नहीं, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर देखना है। बिल्कुल। टेक्निकली इसका मतलब क्या है? देखिए, एनवायरनमेंट एक तरह से वो स्टेज है जिसमें लाइफ का पूरा ड्रामा होता है। इसमें दो तरह के मेन कैरेक्टर्स हैं। बायोटिक यानी लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। हाँ, और दूसरे हैं एबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सनलाइट। अच्छा, तो इन दोनों के बीच का जो कांस्टेंट इंटरेक्शन है वही किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट और इकोसिस्टम को शेप देता है। तो इसका मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, एक छोटे से बैक्टीरियम से लेकर एक ब्लू व्हेल तक, अपनी हर जरूरत के लिए एनवायरनमेंट पर ही डिपेंडेंट है। फूड, एनर्जी, वाटर, शेल्टर, सब कुछ। करेक्ट। एनवायरनमेंट के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और यहीं से हमारा अगला टर्म आता है, इकोलॉजी। इकोलॉजी? जी। अगर एनवायरनमेंट स्टेज है तो इकोलॉजी कह सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट है जो बताती है कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ, कब और कैसे इंटरैक्ट करेगा। इंटरेस्टिंग। और ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म 1866 में एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे, अर्नस्ट हैकेल, उन्होंने दिया था। और ये स्क्रिप्ट या कहें बायोलॉजी की ये ब्रांच आखिर स्टडी क्या करती है? ये रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है। ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप और उनका अपने फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ रिलेशनशिप। इसमें इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल की स्टडी होती है। हर लेवल मतलब? एक सिंगल इंडिविजुअल से लेकर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और आखिर में पूरे बायोस्फीयर तक। ओके, तो हमारे पास स्टेज यानी एनवायरनमेंट और स्क्रिप्ट इकोलॉजी भी है। अब इस स्क्रिप्ट के कुछ फंडामेंटल रूल्स यानी इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को समझते हैं। सबसे पहला है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन आप कह सकती हैं सर्वाइवल का टूल है। ये किसी ऑर्गेनिज्म का कोई भी ट्रेट हो सकता है, उसका अपीयरेंस, बिहेवियर, बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी। जो उसे अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जिंदा रहने में मदद करे। हाँ, जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सोर्सेज में इसके टाइप्स भी दिए गए हैं ना? हाँ जी, 3 मेन टाइप्स हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर से जुड़ा। अच्छा। जैसे रेगिस्तान में फेनिक फॉक्स के कान बहुत बड़े होते हैं। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि बॉडी की हीट को रेडिएट करके उसे ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। इंटरेस्टिंग। और इसका ठीक उल्टा ठंडे इलाकों में होता होगा? बिल्कुल। ठंडे इलाकों के मैमल्स के कान और लिम्स छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस कम से कम हो। इसे एलन्स रूल कहते हैं। एलन्स रूल, ओके। और दूसरा टाइप? दूसरा है फिजियोलॉजिकल, जो बॉडी के इंटरनल फंक्शन से जुड़ा है, जैसे सांप या बिच्छू का जहर बनाना। ये शिकार पकड़ने और खुद को बचाने दोनों के लिए एक पावरफुल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। राइट। और तीसरा है बिहेवियरल। बिहेवियरल यानी बर्ताव में बदलाव। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइबरनेशन या शीत निद्रा। बैट्स, बेयर्स, रोडेंट्स जैसे जानवर सर्दियों में जब खाना कम होता है तो अपनी बॉडी एक्टिविटी को स्लो डाउन करके एनर्जी बचाते हैं। और यूपीएससी 2014 में इससे जुड़ा सवाल भी आया था। जी हाँ, तो अडेप्टेशन वो प्रोसेस है जिससे स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट में फिट होती है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब इंडिविजुअल्स में से चुनने के लिए कुछ ऑप्शंस हो, कुछ फर्क हो। और यहीं पर वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। एग्जैक्टली। वेरिएशन का मतलब है एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच का अंतर। कोई भी दो इंडिविजुअल्स सिवाय आइडेंटिकल ट्विन्स के जेनेटिकली एक जैसे नहीं होते। तो ये जेनेटिक और फिजिकल डिफरेंसेस ही वेरिएशंस हैं। सही, ओके। तो ये छोटे छोटे वेरिएशंस एक पॉपुलेशन में मौजूद रहते हैं। अब हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर इन वेरिएशंस पर लाखों साल का टाइम और ज्योग्राफी का फैक्टर डाल दें तो क्या होता है? दैट ब्रिंग्स अस टू स्पीसिएशन। स्पीसिएशन यानी अ न्यू स्पीसीज इज बोर्न। होता यह है कि एक स्पीसीज की पॉपुलेशन अक्सर माउंटेन्स या रिवर्स जैसे जियोग्राफिक बैरियर्स की वजह से एक दूसरे से आइसोलेट हो जाती है। और जब वो लंबे समय तक अलग रहती हैं तो वो इतनी बदल जाती हैं कि वो एक नई स्पीशी ही बन जाती हैं। बिल्कुल। जब जियोग्राफिक आइसोलेशन की वजह से ऐसा होता है तो उसे जियोग्राफिक स्पीसिएशन या एलोपैट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं। और क्या ये बिना किसी फिजिकल बैरियर के भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसे सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं। सोचिए, एक ही झील में कुछ मछलियां सरफेस पर खाना खाती हैं और कुछ बॉटम में। धीरे धीरे हजारों सालों में ये दोनों ग्रुप्स इतने डिफरेंट हो जाते हैं कि वे आपस में ब्रीड करना बंद कर देते हैं। वाओ! तो एक तरह से वेरिएशन कच्चा माल है, पर यह वेरिएशन आता कहां से है? इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? दिस लीड्स टू आवर फाइनल प्रिंसिपल इन दिस सेक्शन, म्यूटेशन। म्यूटेशन ही वो सोर्स है। डीएनए कॉपी होते समय जब कोई रैंडम एरर हो जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा। ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मलेस या हार्मफुल होते हैं, पर कभी-कभी कोई म्यूटेशन एक नया फायदेमंद ट्रेट पैदा कर देता है। यही वेरिएशन की सप्लाई लाइन है। तो लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। म्यूटेशन से वेरिएशन आता है, वेरिएशन से एडेप्टेशन होता है और लंबे समय में इससे स्पीसिएशन हो सकता है। पर कोई तो फिल्टर होगा, कोई प्रोसेस जो ये डिसाइड करे कि कौन सा वेरिएशन सक्सेसफुल है। प्रिसाइसली। और दैट फिल्टर इज नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी डार्विन और वॉलिस ने दी थी। और ये है क्या?
ये एक सिंपल पर बहुत पावरफुल आइडिया है। जिन इंडिविजुअल्स के ट्रेट्स एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं, उनके सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओवर जेनरेशंस ये फायदेमंद ट्रेट्स पॉपुलेशन में कॉमन हो जाते हैं। सो नेचुरल सिलेक्शन इज द मैकेनिज्म, और इसका ग्रैंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट है एवोल्यूशन। यस, एवोल्यूशन का सीधा मतलब है चेंज ओवर टाइम। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बदलते हैं, नई स्पीशीज बनती हैं और वो अपने एनवायरनमेंट के लिए बेहतर अडेप्टेड हो जाती हैं। और नियो डार्विनिज्म, डार्विन और वॉलेस की 1859 की ओरिजिनल थ्योरी को जब जेनेटिक्स की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलाया गया तो उसे नियो डार्विनिज्म कहा गया। लेकिन इस प्रोसेस का एक डार्क साइड भी है। क्या होता है जब कोई स्पीशीज अडेप्ट नहीं कर पाती? तब होता है एक्सटिंक्शन। यानी किसी स्पीशीज का धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाना। हाँ, इसके नेचुरल कारण हो सकते हैं जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस या कंपटीशन, बट आजकल जिस एक्सटिंक्शन की बात हो रही है वो नेचुरल नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सोर्सेज में सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन की बात होती है। हाँ, इसे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन। और इसकी वजह? इसकी वजह है नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इसकी स्पीड नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट से मतलब अलार्मिंगली ज्यादा है। यूपीएससी 2018 में भी इस पर रेफरेंस था। इस ह्यूमन इम्पैक्ट को समझने के लिए चलिए कुछ नोटेबल स्पीशीज देखते हैं जो अब खत्म हो चुकी हैं। ये लिस्ट देखकर एक पैटर्न साफ दिखता है। बिल्कुल, पहले उन एक्सटिंक्शंस को देखते हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन एक्शन यानी ओवर हंटिंग की वजह से हुए। डोडो, जो 1681 में मॉरिशस से गायब हुआ, एक क्लासिक एग्जांपल है। राइट। नॉर्थ अटलांटिक का ग्रेट ऑक 1844 में पंखों और अंडों के लिए हंटेड टू एक्सटिंक्शन। नॉर्थ पैसिफिक की स्टेलस सी काओ की कहानी तो और भी शॉकिंग है। डिस्कवरी के सिर्फ 27 साल के अंदर 1768 तक उसे हंट करके खत्म कर दिया गया। और नॉर्थ अमेरिका का पैसेंजर पिजन भी तो है। एक समय पे इनकी आबादी बिलियंस में थी। हाँ, और 1914 तक एक भी नहीं बचा। मैस हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन ने उन्हें मिटा दिया। तो ये सब डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन के केसेस हैं। फिर एक दूसरा पैटर्न आता है जहां हंटिंग के साथ साथ दूसरे ह्यूमन प्रेशर्स भी जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली, जैसे टास्मेनियन टाइगर या थाइलसीन जो 1936 में एक्सटिंक्ट हुआ। इसे हंटिंग का सामना तो करना ही पड़ा, साथ ही इंट्रोड्यूस स्पीशीज जैसे डोमेस्टिक डॉग्स से कंपटीशन भी झेलना पड़ा। यही कहानी पेरिनेन आइबेक्स की भी है। सही। जो 2000 में एक्सटिंक्ट हुआ। ओवर हंटिंग के साथ साथ हैबिटेट लॉस और डोमेस्टिक लाइवस्टॉक से कंपटीशन। और कैरिबियन मॉन्क सील भी 1952 तक ओवर हंटिंग और हैबिटेट डिग्रेडेशन का शिकार हो गया। और आखिरी पिंटा आइलैंड टॉर्टल्स लोनसम जॉर्ज, जिसकी 2012 में मौत के साथ उसकी पूरी स्पीशीज खत्म हो गई। हाँ, लोनसम जॉर्ज का केस भी यही दिखाता है। हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और सबसे बढ़कर इंट्रोड्यूस स्पीशीज जैसे बकरियां और चूहों ने गैलापागोस आइलैंड्स पर उसके सर्वाइवल को इम्पॉसिबल बना दिया। और अब हम थ्रेट्स की एक तीसरी ज्यादा मॉडर्न वेव देख रहे हैं। प्रिसाइसली, ये थ्रेट्स ज्यादा इंडायरेक्ट और ग्लोबल हैं। चाइना की यांगजी रिवर से बाइजी रिवर डॉल्फिन 2006 में फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो गया। उसे किसी ने सीधे तौर पर नहीं मारा। नहीं, पर डैम कंस्ट्रक्शन, हेवी पोल्यूशन और ओवरफिशिंग ने उसके हैबिटेट को ही खत्म कर दिया। और द गोल्डन टोड फ्रॉम कोस्टा रिका जो 1989 में गायब हो गया, वो तो मॉडर्न एक्सटिंक्शन का पोस्टर चाइल्ड है। क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और एक डेडली फंगल इन्फेक्शन का शिकार। इट्स अ ड्रीम पिक्चर। दूसरी तरफ चलिए सर्वाइवल के कुछ इनक्रेडिबल अडेप्टेशंस की बात करते हैं। हाइबरनेशन फॉर इंस्टेंस। जब हम हाइबरनेशन सोचते हैं तो भालू याद आते हैं। यस, बट इंटरेस्टिंगली बेयर्स जैसे ब्लैक बेयर और ग्रिजली बेयर लाइट हाइबरनेटर्स हैं। असली चैंपियंस तो छोटे मैमल्स हैं। ग्राउंड स्कोरल्स अपना बॉडी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास तक ले जा सकते हैं। बैट्स जैसे लिटिल ब्राउन बैट डीप टॉर्पर में चले जाते हैं। अच्छा। हेजहॉग्स और मार्सुपील्स जैसे ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन पिग्मी पॉसम भी ट्रू हाइबरनेटर्स हैं। What's really surprising from the sources is that ये सिर्फ मैमल्स तक ही सीमित नहीं है, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस भी। डेफिनेटली, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को भी सर्दी से बचना होता है। टर्टल्स पानी के नीचे मड में दब जाते हैं। स्नेक्स कम्युनल डेंस में इकट्ठा होते हैं। एम्फिबियंस तो और भी एक्सट्रीम है। वुड फ्रॉग लिटरली फ्रीज हो जाता है। फ्रीज हो जाता है? हाँ, उसके सेल्स में नेचुरल एंटी फ्रीज उसे बचाता है। सैलमैंडर्स भी जमीन के नीचे हाइबरनेट करते हैं। और फिश, एक मछली कैसे हाइबरनेट करती है? ज्यादातर नहीं करती, पर कुछ जैसे कार्प और कैटफिश ठंडे महीनों में पानी के बॉटम में ऑलमोस्ट इनएक्टिव हो जाती हैं। पर सबसे अमेजिंग केस है सकर माउथ कैटफिश या प्लीको का। ये सूखे कीचड़ में बिना पानी के महीनों तक डॉर्मेंट रह सकता है, बस बारिश का इंतजार करता है। इनक्रेडिबल। और इंसेक्ट्स और बर्ड्स का क्या? हाँ, लेडी बग्स ग्रुप्स में हाइबरनेट करती हैं, क्वीन बम्बलबीज अकेले। और बर्ड्स में सिर्फ एक ही स्पीशीज है जो ट्रू लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन करती है। एक नॉर्थ अमेरिकन बर्ड है कॉमन पुअरविल। वाओ, तो ये दिखाता है कि सर्वाइवल के लिए एवोल्यूशन ने कितने क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास ये सब इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनक्रेडिबल तरीकों से अडेप्ट और सर्वाइव कर रहे हैं। ये सब एक बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होते हैं? सोर्सेज में इसके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिया गया है, द इकोलॉजिकल हायरार्की। दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। ये कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। सबसे सिंपल लेवल है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है। हाँ, और ऐसे सिमिलर इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, वो है स्पीशीज।
तो स्पीशीज बेसिक यूनिट है। ओके, तो एन इंडिविजुअल एक अकेले इंसान जैसा है और एक ही स्पीशीज के कई इंडिविजुअल्स एक एरिया में मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। एग्जैक्टली। अब उस एरिया में और भी स्पीशीज की पॉपुलेशंस रहती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रोब्स की। ये सब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी। और सोर्सेज में मेजर और माइनर कम्युनिटीज का भी जिक्र है। राइट। एक मेजर कम्युनिटी जैसे एक बड़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, उसे बाहर से सिर्फ सूरज की एनर्जी चाहिए। और माइनर कम्युनिटी? एक माइनर कम्युनिटी जैसे गाय के गोबर पर उगी लाइकन की परत, वो छोटी होती है और अपनी पड़ोसी कम्युनिटीज पर डिपेंडेंट होती है। और जब कोई कम्युनिटी साल दर साल ज्यादा नहीं बदलती तो उसे स्टेबल कम्युनिटी कहते हैं। तो हमारे पास कम्युनिटी है, अगर हम इसमें फिजिकल सराउंडिंग्स, हवा, पानी, मिट्टी को भी जोड़ दें तो वो इकोसिस्टम बन जाता है ना। कम्युनिटी प्लस इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। परफेक्ट। इकोसिस्टम ही इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यहीं पर लिविंग और नॉन लिविंग दुनिया इंटरैक्ट करती है। अब और जूम आउट करते हैं। एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में एक जैसे क्लाइमेट वाले इकोसिस्टम्स का ग्रुप, ये बायोम हुआ। प्रिसाइसली। सोर्सेज में 5 मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स बताए गए हैं: एक्वाटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट और टुंड्रा। एक बायोम जैसे कि टाइगा फॉरेस्ट्स दुनिया के कई कॉन्टिनेंट्स के टेम्परेट रीजन्स में मिल सकता है। और इस हायरार्की के बिल्कुल टॉप पर है बायोस्फीयर। यस, बायोस्फीयर अर्थ का वो रीजन है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। जमीन पर यानी लिथोस्फीयर, पानी में यानी हाइड्रोस्फीयर और हवा में यानी एटमॉस्फेयर। ये प्लैनेट के सभी इकोसिस्टम्स का ग्रैंड टोटल है। ऑफ कोर्स नॉर्थ और साउथ पोल्स जैसे एक्सट्रीम्स में लाइफ एब्सेंट होती है। हाँ बिल्कुल, हालांकि 8000 मीटर्स की ऊंचाई पर भी बैक्टीरिया और फंगाई के इनएक्टिव स्पोर्स मिल सकते हैं, पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते। शुरू करते हैं इकोलॉजिकल निश से। सोर्स के मुताबिक ये किसी भी स्पीशीज का उसके हैबिटेट या इकोसिस्टम में यूनिक फंक्शनल रोल और पोजीशन है। हाँ। और इस पर 2013 में यूपीएससी में सवाल भी आ चुका है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि निश को किसी प्रजाति की जॉब प्रोफाइल या कह सकते हैं पेशा समझें। अच्छा, पेशा। हाँ, ये सिर्फ उसका पता नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वो करती क्या है, क्या खाती है और बदले में कुदरत को क्या देती है। और इसका सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि एक ही हैबिटेट में कोई भी 2 स्पीशीज एक ही नीश में लंबे समय तक नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि एक को वहां से डिस्प्लेस होना ही पड़ेगा। समझ गया। तो इस जॉब प्रोफाइल के मतलब नीश के कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, इसके कई कंपोनेंट्स हैं। जैसे? पहला है हैबिटेट, यानी वो रहता कहाँ है। बिल्कुल। दूसरा है रिसोर्सेज, वो क्या खाता पीता है, जैसे भोजन और पानी। तीसरा है इंटरेक्शंस, यानी बाकी स्पीशीज के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं, कंपटीशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, ये सब। हाँ, और चौथा जो शायद सबसे अहम है, वो है रोल इन इकोसिस्टम, मतलब उस इकोसिस्टम में उसका असल काम क्या है, जैसे पॉलिनेशन करना या सीड डिस्पर्सल। अच्छा। नीचे की ये समझ कंजर्वेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव्स सेलाइन इंटरटाइडल जोन्स में रहकर कोस्ट लाइन्स को स्टेबलाइज करते हैं और एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी को भी सपोर्ट करते हैं। जी। या फिर मधुमक्खियां जो प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन का इतना क्रूशियल काम करती हैं। सोर्स में नीश के 2 टाइप्स भी बताए गए हैं। पहला है फंडामेंटल नीश। हाँ? ये एनवायरमेंटल कंडीशंस और रिसोर्सेज की वो पूरी रेंज है जिसे एक स्पीशीज थ्योरेटिकली इस्तेमाल कर सकती है। एक तरह से ये उसकी आइडियल जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब अगर उसे सारी रिसोर्सेज मिलें, कोई कंपटीशन ना हो, तो वो कहाँ तक फैल सकती है। और दूसरा है रियलाइज्ड नीश। और रियलाइज्ड नीश वो असल दायरा है, मतलब ये उन एक्चुअल कंडीशंस और रिसोर्सेज को दिखाता है जिन्हें एक स्पीशीज असल में इस्तेमाल करती है कंपटीशन की वजह से। बिल्कुल, ये अक्सर कंपटीशन और अन्य बायोटिक इंटरैक्शंस की वजह से फंडामेंटल नीश से छोटा ही होता है। ये है वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, मतलब नीशे का एक्सटिंक्शन से सीधा संबंध है। सोर्स में एक टेबल है जो इसे समझाती है। हाँ बिल्कुल, पहला फैक्टर है स्पेशलाइज्ड नीश। जो स्पीशीज किसी एक ही रिसोर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर होती हैं, वे एक्सटिंक्शन का सामना करती हैं अगर उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाएं। इसका क्लासिक एग्जांपल तो जायंट पैंडा है जो पूरी तरह से बैम्बू पे निर्भर है। सही। दूसरा फैक्टर है कंपटीशन। जब कई स्पीशीज एक ही नीश के लिए compete करती हैं तो कमजोर स्पीशीज को बाहर किया जा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यूके का है। वहाँ इन्वेसिव ग्रे स्क्विरल के आने से नेटिव रेड स्क्विरल की संख्या बहुत कम हो गई है। तीसरा है हैबिटेट लॉस। जी। किसी स्पीशीज के हैबिटेट का नष्ट होना उसके नीश को अनइनहैबिटेबल बना सकता है, जैसे ग्रासलैंड हैबिटेट्स के खत्म होने से बंगाल फ्लोरिकन को एक्सटिंक्शन का खतरा है। और चौथा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर, रेनफॉल में बदलाव पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। बिल्कुल, जैसे आर्कटिक आइस के पिघलने से पोला बेयर का हंटिंग ग्राउंड श्रिंक हो रहा है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। What's fascinating here is कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्शन से बचने के लिए अडेप्ट भी करते हैं। सोर्स में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, और ये एडेप्टेशन कमाल के हैं। पहला है पेपर्ड मॉथ, बिस्टन बेटुलेरिया। ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला क्लासिक केस है ना? जी,
रेवोल्यूशन से पहले हल्के रंग के मॉथ लाइकेन से ढके पेड़ों पर छिप जाते थे, लेकिन पोल्यूशन से पेड़ काले हो गए। तो गहरे रंग के मॉथ्स को फायदा हुआ। ये एडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिर हैं गैलापागोस फिंचेस। डार्विन के फिंचेस। शुरुआत में इन सभी पक्षियों की चोंच एक जैसी थी, लेकिन अलग अलग आइलैंड्स पर उन्होंने अलग अलग तरह की चोंच विकसित की ताकि वो अलग अलग तरह का खाना खा सकें, जैसे बीज, कीड़े, कैक्टस। बिल्कुल, इससे उनके बीच कंपटीशन कम हो गया। कोरल स्पीशीज का भी एक उदाहरण है। हाँ, कुछ कोरल्स ने समुद्र के बढ़ते तापमान और एसिडिटी के प्रति थोड़ी टॉलरेंस विकसित कर ली है, जिससे कोरल ब्लीचिंग के बीच उनका पार्शियल सर्वाइवल संभव हो पाया है। पोलर बेयर्स के बारे में भी कुछ है। उन्होंने भी एक टेम्पररी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अपनाई है। सी आइस के पिघलने पर वो जमीन पर स्कैवेंजिंग बढ़ा देते हैं। हालांकि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अनिश्चित हैं। और कोयोटीज, कैनिस लाट्रांस का अडैप्टेशन तो बहुत सफल रहा है। बिल्कुल, वे अर्बन और सबर्बन एनवायरनमेंट्स में भी ढल गए हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट वाले इलाकों में भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में सिचलेट फिश का भी जिक्र है। हाँ, सिचलेट फिश ने नीश डिफरेंशिएशन के जरिए हाई बायोडाइवर्सिटी हासिल की। वे अलग अलग गहराई और अलग अलग भोजन पसंद करती हैं। नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तानों में कैंगरू रैट्स ने तो पानी बचाने की एफिशिएंट एबिलिटी विकसित की है। जी, और वो रात में सक्रिय रहते हैं ताकि गर्मी और शिकारियों दोनों से बच सकें। रहता है। हाँ, और यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे एक हैबिटेट में कई ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं और कई हैबिटेट्स मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। अच्छा, और एक जरूरी बात, सभी हैबिटेट्स एनवायरनमेंट होते हैं, लेकिन सभी एनवायरनमेंट्स हैबिटेट्स नहीं होते। बिल्कुल सही। सोर्स में एक PW+ बॉक्स है, वार्मथ इन नंबर्स। ये गाटर स्नेक्स के बारे में है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। गाटर स्नेक्स ठंड से बचने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ रहते हैं। तो वो एक दूसरे की बॉडी हीट को शेयर करते हैं। जी, ये सर्वाइवल थ्रू यूनिटी का एक बहुत अच्छा सबक है। हैबिटेट से जुड़े कुछ और टर्म्स हैं, इकोटोन, इकोक्लाइन और एज इफेक्ट। हाँ, और ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो पहले इकोटोन, जिसे जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। इकोटोन दो इकोसिस्टम्स के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है, जैसे जंगल और घास के मैदान के बीच का क्षेत्र। जी, और ये नैरो या वाइड हो सकता है। इसकी कुछ खासियतें हैं। क्या? एक तो ये कि यहाँ की कंडीशंस दोनों एडजेसेंट इकोसिस्टम्स के बीच की होती हैं और ये अक्सर आसपास के इकोसिस्टम से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अच्छा। और विकसित इकोटोन्स में कुछ ऐसी स्पीशीज भी मिल सकती हैं जो दोनों एडजॉइनिंग कम्युनिटीज में नहीं पाई जाती। सोर्स में दिए गए डायग्राम में एक लैंड इकोसिस्टम और एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के बीच इकोटोन को दिखाया गया है। इसके उदाहरण है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स जो मरीन और टेरेस्ट्रियल के बीच है, और ग्रासलैंड जो फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच का इकोटोन है। तो फिर इकोक्लाइन क्या है? इकोटोन से अलग कैसे है? ये एक ग्रेजुअल लेकिन कंटिन्यूअस चेंज का जोन है। यहाँ कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। मतलब एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के साथ स्पीशीज कंपोजिशन धीरे धीरे बदलता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हुए वेजिटेशन का बदलना। समझ गया। और इकोटोन से जुड़ा है एज इफेक्ट एंड एज स्पीशीज का कंसेप्ट। हाँ, एज इफेक्ट का मतलब है इकोटोन में स्पीशीज की डाइवर्सिटी और डेंसिटी का बढ़ जाना। और जो स्पीशीज इस जोन में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, उन्हें एज स्पीशीज कहते हैं। बिल्कुल, जैसे जंगल और रेगिस्तान के बीच के इकोटोन में पक्षियों की डेंसिटी ज्यादा होती है। एक और PW+ बॉक्स है, नेचर्स जेनेटिक ब्रिज। ये क्या है? ये बताता है कि इकोटोन्स लाइफ के लिए नेचुरल ब्रिज की तरह काम करते हैं। अच्छा, एक पुल की तरह। हाँ, जो स्पीशीज को मूव करने और इंटरब्रीड करने का मौका देते हैं, जिससे जीन फ्लो बढ़ता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी। तो निच, हैबिटेट, इकोटोन के बाद अब आते हैं इकोसिस्टम पर। जी, इकोसिस्टम नेचर की फंक्शनल यूनिट है, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। 2015 में UPSC ने इस पर सवाल पूछा था। हाँ, और इस इंटरैक्शन में एनर्जी एक्सचेंज होती है और एलिमेंट्स की साइक्लिंग जैसे सिस्टम लेवल प्रोसेस होते हैं। सोर्स में दिए गए डायग्राम में इसे साफ दिखाया गया है। प्रोड्यूसर्स सूरज की एनर्जी लेते हैं, कंज्यूमर्स उन्हें खाते हैं, और डिकम्पोजर्स मृत पदार्थों को वापस एबायोटिक केमिकल्स यानी न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में हर लेवल पर हीट के रूप में एनर्जी का लॉस होता है। बिल्कुल, हर इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक यानी लिविंग और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स शामिल हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल्स, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स। ये सब इकोसिस्टम का आधार बनाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इस पर 2021 में UPSC में प्रश्न था। हाँ, डायटम्स और माइक्रोस्कोपिक एल्गे भी इसी में आते हैं। फिर आते हैं कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ्स। ये भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर रहते हैं। इसमें पहले है मैक्रो कंज्यूमर्स, जैसे हर्बीवोर्स जो पौधे खाते हैं। हाँ, भेड़, खरगोश। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं,
जैसे भेड़िया, कुत्ते, और टर्शरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे शेर। और फिर आते हैं ओमनिवोर्स, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। जैसे हम इंसान या भालू। जी कंज्यूमर्स का दूसरा टाइप है माइक्रो कंज्यूमर्स या सैप्रोट्रॉफ्स, डीकंपोजर्स। हाँ, इसमें ऑस्मोथ्रॉफ्स हैं जो घुले हुए न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। और सैप्रोट्रॉफ्स या डीकंपोजर्स। ये मृत ऑर्गेनिक मटेरियल पर फीड करते हैं, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया। इस पर 2013 में यूपीएससी में सवाल था। और डिट्रिटिवोर। डिट्रिटिवोर्स, डिट्राइटस यानी सड़ते हुए पदार्थ को खाते हैं और डीकॉम्पोजिशन में मदद करते हैं, जैसे केंचुए। सोर्स में एक टेबल है जो बताती है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स पौधों को यानी ऑटोट्रॉफ्स को कैसे प्रभावित करते हैं। हाँ, इसमें कई फैक्टर्स हैं। जैसे लाइट। ज्यादा लाइट से पत्तियां छोटी और मोटी होती हैं, कम लाइट से ग्रोथ रुकती है। बिल्कुल, रेड और ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, जबकि यूवी लाइट से बौनापन यानी ड्वार्फिंग होता है। फिर है टेम्परेचर। ज्यादा तापमान प्रोटीन्स को जमा देता है और डिहाइड्रेशन करता है। और कम तापमान सॉइल मॉइस्चर को जमा देता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ाता है और कैंकर फॉर्मेशन भी कर सकता है। स्नो के बारे में भी लिखा है। हाँ, ये वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड को छोटा करता है, लेकिन सीडलिंग्स को ठंड और पाले से बचाने के लिए एक ब्लैंकेट का भी काम करता है। मिट्टी में नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। जी, जिसके लिए पौधों के बीच कंपटीशन होता है। और वाटर। पानी तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट के लिए जरूरी है ही। पीएच लेवल्स का भी जिक्र है। हाँ, ये सॉइल की एसिडिटी या एल्कलिनिटी तय करता है, जो प्लांट और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रभावित करता है। और मिनरल्स, विंड, प्रेसिपिटेशन भी है। ये सभी फैक्टर्स जैसे मिनरल्स प्लांट डेवलपमेंट के लिए, विंड ट्रांसपिरेशन रेट के लिए और प्रेसिपिटेशन प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। एक टर्म है डाईबैक। ये क्या है? डाईबैक पौधे का प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखा में धीरे धीरे आमतौर पर सिरे से मरना है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि यह हिस्सा सालों तक जीवित रह सकता है, जैसा कि सॉल्ट, रेड सैंडर्स और सिल्क कॉटन ट्री में देखा जाता है। सोर्स में PW+ का एक और बॉक्स है, द बेयर दैट रिसाइकल्स इट्स बॉडी। ये तो बहुत ही कमाल की बात है ना? हाइबरनेशन के दौरान भालू अपने शरीर के यूरिया को नाइट्रोजन में रिसाइकिल करके मसल्स और ऑर्गन्स को बनाए रखते हैं। इसीलिए वो महीनों तक बिना ज्यादा ताकत खोए सो पाते हैं। जी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन को 3 पहलुओं से समझा जा सकता है। हाँ, पहला इकोलॉजिकल सक्सेशन, दूसरा एनर्जी फ्लो और तीसरा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स यानी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पर फोकस करेंगे। ये वो प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ किसी क्षेत्र के प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज में बदलाव आता है या वे रिप्लेस हो जाते हैं। सक्सेशन के मुख्य स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी। ये किसी क्षेत्र में बसने वाली पहली कम्युनिटी होती है। फिर आते हैं सक्सेशनल स्टेजेस या सीरीज। ये पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच की ट्रांजिशनल कम्युनिटीज हैं। और अंत में क्लाइमैक्स कम्युनिटी, हाँ, जो अंतिम, स्टेबल और मैच्योर कम्युनिटी होती है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग लास्टिंग होती है। सक्सेशन के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है प्राइमरी सक्सेशन। जी, ये उन जगहों पर होता है जहां पहले कोई कम्युनिटी मौजूद नहीं थी, जैसे नंगी चट्टानें मतलब बेयर रॉक्स या रेत के टीले। इसमें पायोनियर स्पीशीज जैसे माइक्रोब्स, मॉसेस और लाइकन्स पहले आती हैं। हाँ, और लाइकन्स तो फंगाई और एल्गे का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जैसा 2014 के यूपीएससी प्रश्न में संदर्भित है। वे धीरे धीरे हैबिटेट को बदलती हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। ये किसी मौजूदा कम्युनिटी के विनाश के बाद होता है, चाहे वो विनाश प्राकृतिक हो जैसे बाढ़, आग या फिर मानवीय हस्तक्षेप से। बिल्कुल, यहाँ पहले से वेल डेवलप्ड सॉइल मौजूद होती है, इसलिए ये प्राइमरी सक्सेशन से ज्यादा तेजी से होता है। और इसमें आमतौर पर हार्डी ग्रासेस पहले उगती हैं। जी। सक्सेशन को कारण के आधार पर भी बांटा गया है। हाँ, ऑटोजेनिक सक्सेशन जो कम्युनिटी के बायोटिक कंपोनेंट्स द्वारा लाया जाता है। और एलोजेनिक सक्सेशन जो एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे आग या बाढ़ से होता है। बिल्कुल, और हैबिटेट के आधार पर भी इसके प्रकार हैं। जैसे ज़ेरार सक्सेशन। हाँ, ये सूखी जगहों मतलब लो मॉइस्चर जैसे चट्टानों पर होता है। पाइनियर प्लांट्स एरिड कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होते हैं और सक्सेशन मॉडरेट वाटर वाले मेसोफाइटिक हैबिटेट की ओर बढ़ता है। और हाइड्राट सक्सेशन, ये पानी में होता है जैसे तालाब या झील। इसकी शुरुआत फाइटोप्लैंक्टन से होती है और प्रोग्रेशन फाइटोप्लैंक्टन से फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर रूटेड प्लांट्स, ग्रासेस और आखिर में ट्रीज तक जाता है। ज़ेरार्स का एक स्पेसिफिक टाइप है लिथोसेर, जो नंगी चट्टानों पर होता है। जी, इसमें लाइकेंस और मॉसेस चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाते हैं, जिसके बाद घास, झाड़ियां और पेड़ आते हैं। रेत पर होने वाले सक्सेशन को सैमोसेर कहते हैं। हाँ, इसमें पाइनियर प्लांट्स जैसे मैरम ग्रास रेत को स्थिर करते हैं, जिसके बाद श्रब्स और वुडलैंड का विकास होता है। और सलीन एनवायरनमेंट्स में होने वाले सक्सेशन को हेलोसेर कहते हैं। बिल्कुल, ये सॉल्ट मार्शेस या मैंग्रोव्स में होता है। ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, जिन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं, से शुरू होता है और जैसे जैसे मिट्टी की सैलिनिटी कम होती है, कम टॉलरेंट स्पीशीज आती जाती हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है ट्रोफिक लेवल। ये क्या होता है? ट्रोफिक लेवल एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन मतलब? आसान शब्दों में कहूं तो ये फूड चेन में किसी भी जीव का स्थान है, उसकी जगह। और दूसरा पॉइंट है यूनी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो।
इसका मतलब है कि एनर्जी सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ बिल्कुल, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल्स की ओर एनर्जी प्रोड्यूसर्स से, जैसे पौधों से कंज्यूमर्स तक जाएगी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। लेकिन ये कभी उल्टी दिशा में नहीं जाती। अच्छा, here's where it gets really interesting. Energy loss in trophic levels. तो हर लेवल पर एनर्जी का नुकसान होता है। बिल्कुल, हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का एक, आप कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट हिस्सा गर्मी के रूप में खो जाता है। गर्मी के रूप में? हाँ, हीट के रूप में। ये लॉस मेटाबॉलिज्म और दूसरी लाइफ एक्टिविटीज के दौरान होता है। इसे अक्सर इकोलॉजिकल पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है, जहां एनर्जी बेस से ऊपर की ओर घटती जाती है। और इसी से जुड़ा है द लिंडमन्स 10% लॉ। ये क्या कहता है? इसे इकोलॉजिकल रेमंड लिंडमैन ने प्रपोज किया था। लिंडमन्स 10% लॉ कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी अवेलेबल है, हाँ। उसका सिर्फ 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होता है। सिर्फ 10%? हाँ, जैसे अगर प्रोड्यूसर्स के पास 100,000 यूनिट्स हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को सिर्फ 10,000 मिलेंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को 1,000, टर्शरी को 100 और सबसे ऊपर वाले को सिर्फ 10। वाओ! तो 90% एनर्जी हर स्टेप पर लॉस्ट हो जाती है। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन की। इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं: फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबसे पहले फूड चेन क्या है? देखिए, फूड चेन एक इकोसिस्टम में फीडिंग रिलेशनशिप्स को दिखाता है, मतलब कौन किसे खाता है। एक लीनियर सीक्वेंस में? हाँ, ये एक लीनियर सीक्वेंस में दिखाता है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक जीव से दूसरे में कैसी फ्लो होते हैं। जैसा कि सोर्स के चित्र में दिखाया गया है, ग्रास जो प्रोड्यूसर है उसे ग्रास हॉपर खाता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है। उससे ब्लूबर्ड खाती है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जिसे स्नेक मतलब टर्शरी कंज्यूमर खाता है। और अंत में आउल है, जो एपेक्स प्रेडेटर है। और डीकंपोजर्स भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। बिल्कुल, वो साइकिल को पूरा करते हैं। ठीक है, तो फूड चेन्स भी 2 तरह की होती हैं: ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन। इनके बीच क्या अंतर है? चलिए इसे टेबल के हिसाब से समझते हैं। पहला एस्पेक्ट है प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ओके। ग्रेजिंग फूड चेन में प्राइमरी सोर्स लिविंग प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी हरे पौधे। और डिट्राइटस में? डिट्राइटिस फूड चेन में सोर्स होता है डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसे डिट्राइटिस कहते हैं, मतलब सड़ी गली पत्तियां, मरे हुए जानवर वगैरह। तो इनिशियल ऑर्गेनिज्म भी अलग होंगे? हाँ, ग्रेजिंग की शुरुआत हर्बीवोर से होती है, जो इन लिविंग प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जबकि डिट्राइटिस चेन की शुरुआत डीकंपोजर से होती है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। और इंटरमीडिएट कंज्यूमर्स? ग्रेजिंग चेन में कार्निवोर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। डिट्राइटिस चेन में डिट्राइटिवोर्स होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स, मिलीपीड्स, वुडलाइस, ये सब। अच्छा, और एनर्जी फ्लो का पाथवे? ग्रेजिंग में डायरेक्ट कंजम्पशन पाथवे होता है, ग्रास को ग्रासहॉपर ने सीधे खा लिया। डिट्राइटिस में इनडायरेक्ट पाथवे होता है, जो डीके के माध्यम से होता है। कोई एग्जाम्पल? ग्रेजिंग का क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, और डिट्राइटिस का फॉलन लीव्स, अर्थवॉर्म्स, बर्ड्स। सोर्सेज में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए गए हैं। हाँ, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पहला, मरीन इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेंट होती है। ओके, मरीन में ग्रेजिंग। दूसरा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मतलब जमीन पर, डिट्राइटिस फूड चेन ज्यादा डोमिनेंट है। राइट। और तीसरा, हनी बीज एक वैगल डांस करती हैं। हाँ, ये तो बहुत फैसिनेटिंग है ना? वो इस डांस से दूसरी मधुमक्खियों को भोजन के सोर्स की डायरेक्शन और दूरी बताती हैं। अमेजिंग। अब फूड वेब पर आते हैं। ये फूड चेन से कैसे अलग है? फूड वेब इकोसिस्टम के अंदर फीडिंग रिलेशनशिप्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक जाल। मतलब ये कई फूड चेन से मिलकर बनता है? बिल्कुल। आप सोर्स के चित्र में देख सकते हैं कि एक ही जानवर को कई दूसरे जानवर खा रहे हैं, और वो खुद भी कई तरह की चीजें खा रहा है। ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का एक वेब है। और एक फूड वेब में कई तरह के बायोटिक इंटरैक्शंस होते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को फायदा होता है, विन विन सिचुएशन। जैसे बी और फूल। सही। बी को नेक्टर मिलता है, फूल का पॉलिनेशन हो जाता है। क्लाउनफिश और सी एनेमनी का भी यही रिश्ता है। फिर है कमेंसलिज्म। इसमें एक स्पीशीज को तो लाभ होता है, पर दूसरी अनअफेक्टेड रहती है, मतलब ना फायदा ना नुकसान। इसका क्या उदाहरण है? जैसे वेल्स पर लगे बॉर्निकल्स। बॉर्निकल्स को रहने की जगह और खाना मिल जाता है, पर वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आते हैं पैरासिटिज्म पर। इसमें एक को फायदा होता है और दूसरी को नुकसान, जैसे कुत्ते पर लगा टिक या हमारे पेट में टेप फॉर्म्स। और प्रेडेशन? प्रेडेशन में एक स्पीशीज दूसरी को मारकर खा जाती है, शेर का ज़ेब्रा का शिकार करना या ईगल का मछली पकड़ना। फिर है कंपटीशन। इसमें शेड रिसोर्स के लिए दोनों स्पीशीज पर नेगेटिव असर पड़ता है, दोनों का नुकसान होता है। जैसे सवाना में शेर और हाइएना का शिकार के लिए कम्पीट करना। राइट। और ये एमेंसलिज्म क्या है? ये थोड़ा अलग है। इसमें एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। जैसे ब्लैक वॉलनट का पेड़ टॉक्सिन्स छोड़ता है, जिससे आसपास के पौधे मर जाते हैं, पर पेड़ को इससे कोई सीधा फायदा नहीं होता। और आखिरी है फैसिलिटेशन। इसमें एक स्पीशीज इनडायरेक्टली दूसरी को फायदा पहुंचाती है, जैसे नर्स प्लांट्स जो छोटे सीडलिंग्स को छाया देकर बढ़ने में मदद करते हैं। चलिए अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं।
इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली विभिन्न ट्रोफिक लेवल्स के बीच के रिलेशनशिप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जिसमें हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं। हाँ, और बार की लंबाई उस लेवल पर मौजूद कुल संख्या, बायोमास या एनर्जी को दर्शाती है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये हर ट्रोफिक लेवल पर इंडिविजुअल्स की संख्या को दिखाता है। आमतौर पर जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जाते हैं, संख्या घटती जाती है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन लाखों में होते हैं, फिर जूप्लैंक्टन हजारों में। 500 किलो झाड़ियों पर 100 किलो के गजेल जिंदा रहेंगे और उन पे 10 किलो का चीता। और तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। ये एनर्जी फ्लो को दिखाता है, और क्योंकि एनर्जी हर लेवल पर घटती है, इसलिए ये पिरामिड हमेशा सीधा मतलब अपराइट होता है। ऑलवेज। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को 10%, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को 1% और टर्शियरी को 0.1% ही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अच्छा, सोर्स में एक टेबल है जो अलग-अलग इकोसिस्टम्स में इन पिरामिड्स को दिखाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर्स तीनों अपराइट होते हैं। ठीक है, ग्रासलैंड में सब सीधा। एक्वाटिक इकोसिस्टम में एनर्जी और नंबर्स तो अपराइट होते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एनर्जी और बायोमास अपराइट होते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर्स स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड। हाँ, मतलब बीच में चौड़ा और ऊपर नीचे संकरा। और पैरासाइट फूड चेन में? उसमें एनर्जी का पिरामिड तो अपराइट होता है, लेकिन नंबर्स का इन्वर्टेड होता है। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले इन्वर्टेड एक्वाटिक बायोमास पिरामिड, ये उल्टा क्यों होता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी फाइटोप्लैंक्टन, उनका बायोमास बहुत कम होता है, पर और फिश को सपोर्ट कर पाते हैं। समझी। और इन्वर्टेड डेट्राइटिस पिरामिड ऑफ नंबर्स? डेट्राइटिस फूड चेन में भी नंबर्स का पिरामिड उल्टा हो सकता है। सोचिए, एक गिरा हुआ बड़ा पेड़, मतलब एक प्रोड्यूसर? हाँ, वो हजारों छोटे डिट्राइटिवोर्स जैसे कीड़े मकोड़ों को सपोर्ट कर सकता है, तो बेस पर एक और उसके ऊपर हजारों। राइट। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का मूवमेंट। What's fascinating here is नॉन डिग्रेडेबल यानी परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स आसानी से टूटते नहीं है, जैसे क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। हाँ, और लंबे समय तक बने रहते हैं। इनके मूवमेंट से 2 प्रक्रियाएं होती हैं, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन दोनों में क्या अंतर है? चलिए टेबल से समझते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो बायो एक्यूमुलेशन समय के साथ एक जीव में पोल्यूटेंट का ग्रेजुअल बिल्डअप है, एक ही ऑर्गेनिज्म में। हाँ, जबकि बायो मैग्निफिकेशन फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स के पार पोल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन का प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। अच्छा। और इनका मैकेनिज्म, बायो एक्यूमुलेशन तब होता है जब पोल्यूटेंट के जमा होने की दर उसके शरीर से निकलने की दर से ज्यादा हो जाती है। और बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन तब होता है जब हायर ट्रॉफिक लेवल के जीव कंटैमिनेटेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जिससे पोल्यूटेंट और ज्यादा हाई लेवल पर जमा हो जाता है। सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फर्क होगा। हाँ, बायो एक्यूमुलेशन में परसिस्टेंट लो डिग्रेडेशन वाले पोल्यूटेंट्स शामिल होते हैं, जैसे डीडीटी। बायो मैग्निफिकेशन में वो पोल्यूटेंट्स आते हैं जिनकी लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हो, फैट सॉल्युबल हो और पानी में न घुलें। डीडीटी इसका भी परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसका की एग्जाम्पल? बायो एक्यूमुलेशन का उदाहरण है एक मछली में मर्क्यूरी का जमा होना। बायो मैग्निफिकेशन का उदाहरण है छोटी मछली से बड़ी मछली तक मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ते जाना, जो फिर इंसानों को भी प्रभावित करता है। तो इम्पैक्ट भी अलग अलग होगा। बिल्कुल। बायो एक्यूमुलेशन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, जबकि बायो मैग्निफिकेशन पूरे इकोसिस्टम को, खासकर हायर ट्रोफिक लेवल्स को प्रभावित करता है। और प्रोसेस? बायो एक्यूमुलेशन एक जीव के जीवन काल के भीतर होता है। बायो मैग्निफिकेशन प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप्स के जरिए पूरी फूड चेन में होता है। लाइफ, जियो मतलब अर्थ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने इसके नाम को बिल्कुल सही तोड़ा है। ये एक तरह से अर्थ के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का एक कंटिन्यूअस साइक्लिक मूवमेंट है। अच्छा। इसमें लिविंग यानी बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे पेड़ पौधे और जानवर, और नॉन लिविंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे हवा, पानी, मिट्टी शामिल होते हैं। एसेंशियली ये नेचर का तरीका है जरूरी तत्वों को वेस्ट होने से बचाने का और उन्हें बार बार सिस्टम में सर्कुलेट करने का। इंटरेस्टिंग। तो सोर्सेज में इनके टाइप्स भी बताए गए हैं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल्स। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? क्या परफेक्ट मतलब बेटर है? नहीं, ये क्लासिफिकेशन बेटर या वर्स के बारे में नहीं, बल्कि रिप्लेसमेंट की स्पीड और एफिशिएंसी के बारे में है। ओके, स्पीड। हाँ, एक परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट्स जितनी तेजी से कंज्यूम होते हैं, उतनी ही तेजी से रिप्लेस भी हो जाते हैं। ज्यादातर गैसियस साइकिल्स जिनका रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर में है, जैसे कार्बन या नाइट्रोजन, परफेक्ट होते हैं। हवा में इनकी कमी नहीं होती। तो इसका मतलब इम्परफेक्ट साइकिल में रिप्लेसमेंट स्लो है, और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? एग्जैक्टली। एक इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट्स उतनी तेजी से रिप्लेस नहीं होते जितनी तेजी से कंज्यूम होते हैं। ये आमतौर पर सेडिमेंट्री साइकिल्स से जुड़े होते हैं, जिनका रिजर्वॉयर अर्थ्स क्रस्ट यानी चट्टानों में है। अच्छा। इसमें न्यूट्रिएंट्स कई बार मतलब टेम्पोरेरीली अनअवेलेबल हो जाते हैं या जियोलॉजिकली लॉक हो जाते हैं। इसकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है। Got it.
तो ये दूसरी कैटेगरीज गेशियस और सेडिमेंट्री ये रेजर्वॉयर के कॉन्सेप्ट से ही जुड़ी हैं। सही समझे। गेशियस साइकिल का रिजर्वॉयर यानी न्यूट्रिएंट का मेन स्टोर हाउस एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर ओशंस में होता है, जैसे वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन और मीथेन साइकिल्स। वहीं सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वॉयर अर्थ्स क्रस्ट में होता है। फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके एग्जांपल्स हैं। इनका मूवमेंट बहुत धीमा होता है। सोर्सेज में यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग बॉक्स आइटम है, द इल्यूजन ऑफ रिच सॉइल। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के बारे में है। हम सब सोचते हैं कि अमेज़न जैसे घने जंगल जरूर बहुत उपजाऊ मिट्टी पर उगते होंगे। हाँ, और यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखने में जितने घने और हरे भरे लगते हैं, उनकी सॉइल सरप्राइजिंगली न्यूट्रिएंट पुअर होती है। सच में? जी, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जमीन के नीचे स्टोर नहीं होते, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे, जीव जंतु में ही लॉक्ड रहते हैं। वेट, ये तो काफी काउंटर इंट्यूटिव है। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो इतनी मैसिव ग्रोथ सस्टेन कैसे होती है? इसका सीक्रेट है एक हाईली एफिशिएंट शॉर्ट न्यूट्रिएंट लूप, जिसमें माइकोराइजल फंगाई का एक क्रूशल रोल है। ये फंगाई प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अच्छा। जैसे ही कोई पत्ता या जीव सड़ता है, ये फंगाई उन न्यूट्रिएंट्स को फौरन पकड़कर सीधे प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचा देते हैं, इससे पहले कि लगातार होने वाली बारिश उन्हें बहा कर ले जाए। वाह, तो इसका मतलब अगर जंगल काट दिया तो आप सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे, आप पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट बैंक ही मिटा रहे हैं। फिर तो वहां कुछ भी उगाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल, जब फॉरेस्ट काट दिया जाता है तो ये शॉर्ट एफिशिएंट न्यूट्रिएंट लूप टूट जाता है। वो सारा न्यूट्रिएंट बैंक जो लिविंग बायोमास में था, वो चला जाता है। इसके बाद उस जमीन पर रीजनरेशन बहुत धीमा और मुश्किल हो जाता है। ये इस पूरे इकोसिस्टम की फ्रेजिलिटी को हाईलाइट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने गेशियस साइकिल की बात की, तो सबसे पहले उस साइकिल पर आते हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, कार्बन साइकिल। ये यूपीएससी 2011 में पूछा भी गया था। हाँ, कार्बन साइकिल लाइफ का स्ट्रक्चरल बैकबोन है। ये साइकिल एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच कार्बन के एक्सचेंज को गवर्न करता है। मुख्य तौर पर ये एक शॉर्ट टर्म साइकिल है। इसके दो मेन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके उसे ऑर्गेनिक मैटर यानी अपने टिश्यूज में कन्वर्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से कार्बन सिस्टम में एंटर करता है और इसे वापस हवा में कौन भेजता है? हमारी सांस और डीकम्पोजिशन। एग्जैक्टली। दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन। जब हम सांस छोड़ते हैं या जब प्लांट्स और एनिमल्स मरने के बाद सड़ते हैं, तो कार्बन वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है। हालांकि कुछ कार्बन लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर हो जाता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स? सही, मार्शी सॉइल में, समुद्र की गहराई में सेडिमेंट्स के रूप में, या फिर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के रूप में कार्बन लाखों सालों तक बरीड रह सकता है। ये कार्बन साइकिल से मतलब बाहर हो जाता है। अच्छा। जियोलॉजिकल मूवमेंट्स के कारण ये कार्बन लाखों साल बाद एक्सपोज होता है। फिर जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो हम इस लाखों साल से स्टोर हुए कार्बन को एक साथ एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जिससे साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। सोर्स में कॉन्गो बेसिन का जिक्र है जो यूपीएससी 2024 के लिए रेलेवेंट था। इसकी कार्बन साइकिल में क्या खास अहमियत है? कॉन्गो बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल पीटलैंड है। पीटलैंड्स एक तरह के वेटलैंड्स होते हैं जहां डीकंपोज ना हुआ ऑर्गेनिक मैटर जमा हो जाता है। ये कॉन्गो बेसिन फॉसिल फ्यूल से होने वाले ग्लोबल कार्बन इमिशंस का लगभग 3 साल का कार्बन अकेले होल्ड करता है। 3 साल का? हाँ, इसका नष्ट होना एक क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी जैसा होगा, क्योंकि इससे एक साथ बड़ी मात्रा में कार्बन रिलीज हो जाएगा। तो हमने देखा कि कार्बन लाइफ का स्ट्रक्चरल बैकबोन है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस और एनर्जी की जरूरत होती है, और वहां रोल आता है नाइट्रोजन का, जो प्रोटीन्स और डीएनए का एक अहम हिस्सा है। ये नाइट्रोजन साइकिल, जो यूपीएससी 2013 का सवाल भी था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत जरूरी है। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स उसे डायरेक्ट N2 के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। सही बात। नाइट्रोजन साइकिल का काम ही इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स जैसे अमोनिया, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना है। इसके सोर्सेज क्या है? कहाँ से आती है ये नाइट्रोजन सॉइल में? इसके नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों तरह के सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज में लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़कर ऑक्साइड्स बनाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज में एनिमल वेस्ट जैसे यूरिया और डेड ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन को सॉइल में ऐड करते हैं। और ह्यूमन मेड सोर्सेज जैसे इंडस्ट्री और पोल्यूशन? हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और थर्मल पावर स्टेशन से बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO, NO2, N2O निकलते हैं। कोल जलने से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। ये ऑक्साइड्स बारिश के साथ मिलकर एसिड रेन और स्मॉग बनाते हैं, जो इस साइकिल पर ह्यूमन इंपैक्ट का एक बड़ा एग्जांपल है। लेट्स अनपैक द स्टेप्स। N2 फिक्सिंग, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। शुरू करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से, यानी हवा की नाइट्रोजन को जमीन पर लाने के प्रोसेस से। नाइट्रोजन फिक्सेशन का ज्यादातर काम N2 फिक्सिंग माइक्रोब्स करते हैं। इनमें कुछ फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर, और कुछ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, जो दाल वाले पौधों की जड़ों में रहते हैं। अच्छा।
इन माइक्रोब्स के पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, नाइट्रोजनेज, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम आयंस में बदल देता है, जिसे प्लांट्स यूज कर सकते हैं। सोर्सेज में इन नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स का भी जिक्र है, जिससे यूपीएससी 2022 में सवाल आया था। ये खेती के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। इन प्लांट्स में अल्फाल्फा, चिकपी, क्लोवर, पीज, बीन्स, सोयाबीन और लेंटिल्स शामिल हैं। ये प्लांट्स इन माइक्रोब्स के साथ मिलकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। फिक्सेशन के बाद अगला स्टेप है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में दूसरे बैक्टीरिया आते हैं। ये ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे डेड प्लांट्स या एनिमल एक्सक्रीटा में मौजूद नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को तोड़कर अमोनिया या अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब अमोनिया बन गया। इसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर बैक्टीरिया की अलग अलग स्पेशलिस्ट टीम्स काम करती हैं। एक टीम जैसे नाइट्रोसोमोनाज अमोनिया को एक इंटरमीडिएट फॉर्म नाइट्राइट्स में बदलती है। फिर दूसरी टीम जैसे नाइट्रोबैक्टर उस नाइट्राइट को फाइनल प्लांट रेडी न्यूट्रिएंट यानी नाइट्रेट्स में बदल लेती है। ये एक माइक्रोस्कोपिक असेंबली लाइन की तरह है। ये नाइट्रेट्स फिर प्लांट्स द्वारा आसानी से अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। वाओ, ये सच में कॉम्प्लेक्स असेंबली लाइन है। तो अब नाइट्रोजन प्लांट्स में चली गई, लेकिन साइकिल कंप्लीट होने के लिए इसका वापस एटमॉस्फेयर में जाना भी जरूरी है। वो है आखिरी स्टेप, डीनाइट्रिफिकेशन। बिल्कुल, डीनाइट्रिफिकेशन में एक तीसरी तरह की स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस आती है। ये सॉइल में मौजूद नाइट्रेट्स को वापस एलिमेंटल नाइट्रोजन गैस N2 में रिड्यूस कर देती है। और वो गैस वापस हवा में? हाँ, ये नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे साइकिल कंप्लीट होता है। सोर्स में दिया गया डायग्राम इस पूरे प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्लांट अपटेक और आखिर में डीनाइट्रिफिकेशन तक साफ दिखाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बाद अब आते हैं ऑक्सीजन साइकिल पर। ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं। ये साइकिल अर्थ के किन स्फीयर्स को रेगुलेट करता है? ऑक्सीजन साइकिल अर्थ के चारों स्फीयर्स एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में ऑक्सीजन O2 के फ्लो को रेगुलेट करता है। ये इकोसिस्टम डायनामिक्स के लिए बेहद जरूरी है। इसके रेजर्वॉयर्स यानी ऑक्सीजन स्टोर कहाँ है? ज्यादातर तो एटमॉस्फेयर में ही होगी। यहीं पर एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। हाँ, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, जो बायोस्फीयर यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खासकर प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोस्फीयर में पानी में घुली हुई ऑक्सीजन एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करती है। लेकिन ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर लिथोस्फीयर यानी अर्थ क्रस्ट में है, जहां वो मिनरल्स और ऑक्साइड्स के रूप में लॉक्ड है। तो आप कह रहे हैं कि अर्थ की ज्यादातर ऑक्सीजन हवा में नहीं बल्कि पत्थरों में बंद है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके फ्लो प्रोसेसेस क्या है? इसमें फोटोसिंथेसिस है, जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है। फिर है रेस्पिरेशन, जिसमें हम जैसे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तीसरा है कंबशन यानी कुछ भी जलना, जो तेजी से ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। और आखिर में डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज, जिससे ऑक्सीजन इन सभी रिजर्वॉयर्स के बीच मूव करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन सीधे फोटोसिंथेसिस को कम करके ऑक्सीजन प्रोडक्शन घटाता है। चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट गैस पर आते हैं, मीथेन, CH4। इसे हमेशा एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा पोटेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि पर मॉलिक्यूल बेसिस पर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा हीट ट्रैप कर सकती है। हालांकि इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम CO2 से छोटा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका वार्मिंग इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। इसके नेचुरल सोर्सेज क्या है? ये बनती कहाँ है? इसका सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है वेटलैंड्स, जो लगभग 76% कंट्रीब्यूट करता है। वहां पानी में ऑक्सीजन न होने की वजह से मीथेनोजेंस, जो एक तरह के एंशिएंट मीथेन बनाने वाले माइक्रोब्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाकर मीथेन गैस बनाते हैं। अच्छा, वेटलैंड्स के अलावा? इसके बाद आते हैं टर्माइट्स, दीमक, जिनके गट्स में भी यही प्रोसेस होता है। ओशंस और मीथेन हाइड्रेट्स इसके दूसरे नेचुरल सोर्सेज हैं। मीथेन हाइड्रेट्स, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है। ये क्या है? आप इसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब कह सकते हैं। ये आइस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीप ओशन सेडिमेंट्स या परमाफ्रॉस्ट में पाए जाते हैं। इनके अंदर मीथेन का विशाल भंडार ट्रैप्ड है। ओह, अगर ग्लोबल वार्मिंग या ओशन एसिडिफिकेशन से ये डिस्टेबलाइज होते हैं, तो बड़ी मात्रा में मीथेन अचानक रिलीज हो सकती है, जिसके परिणाम कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं, यहाँ तक कि मास एक्सटिंक्शन भी। और ह्यूमन सोर्सेज, इसमें हमारा कितना रोल है? ग्लोबली 50-65% मीथेन इमिशंस ह्यूमन एक्टिविटीज से आती हैं। इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं एग्रीकल्चर, खासकर धान के खेत और पशुपालन 30%, और फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट 35%। ओके। लैंडफिल्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी इसके अहम सोर्सेज हैं। नेचुरल गैस जो प्राइमरली मीथेन ही है, उसके पाइपलाइन से लीक होना एक बड़ा इशू है। तो मीथेन एटमॉस्फेयर में आती तो है, पर जाती कैसे है? इसका सिंक क्या है? ये मीथेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हटाई जाती है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स OH नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स? हाँ, ये रेडिकल्स एटमॉस्फेयर के क्लीनर का काम करते हैं। मीथेन इनके साथ रिएक्ट करती है और टूट जाती है। पर अगर मीथेन एमिशंस बढ़ती हैं, तो ये क्लीनर रेडिकल्स यूज हो जाते हैं, जिससे मीथेन का लाइफ टाइम बढ़ जाता है। सोर्सेज में एक नया टर्म है, PMOH साइकिल, फोटोसिंथेसिस, मिथानोजेनेसिस एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल साइकिल। ये तो काफी टेक्निकल लग रहा है।
What's fascinating here is ये साइकिल इन्हीं सारे प्रोसेसेस को जोड़ता है। इस PMOH साइकिल को आप एक कार्बन करेंसी एक्सचेंज की तरह समझ सकते हैं। पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस, CO2 को सॉलिड करेंसी यानी बायोमास प्लांट्स में बदलता है। ओके, CO2 से प्लांट बना। फिर दूसरा स्टेप मेथेनोजेनेसिस। यहाँ आती है लाइव स्टॉक। गाय इस सॉलिड करेंसी को खाती हैं। उनके पेट के एक हिस्से रूमन में माइक्रोबियल कम्युनिटीज, खासकर आर्किया, इस बायोमास को फर्मेंट करती हैं। इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के रूप में वॉलेटाइल करेंसी यानी मीथेन CH4 बनती है, जो बर्पिंग के थ्रू रिलीज होती है। और तीसरा हिस्सा हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑक्सीडेशन इस वॉलेटाइल करेंसी को वापस स्टैंडर्ड करेंसी में बदलता है। बिल्कुल, एटमॉस्फेयर में जो मीथेन रिलीज हुई है वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स OH के साथ रिएक्ट करती है। इससे CO2 बनता है जो वापस एटमॉस्फेयर में जाता है और वाटर वेपर H2O बनता है। और ये वापस फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाते हैं। हाँ, फिर ये CO2 और H2O वापस फोटोसिंथेसिस में एंटर करके साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ये साइकिल दिखाता है कि कैसे बायोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक और हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं एक सेडिमेंट्री साइकिल पर, फॉस्फोरस साइकिल। ये UPSC 2021 में भी आया था। इसकी सबसे खास बात क्या है? इस साइकिल की सबसे खास बात इसका वन वे, स्लो फ्लो और एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट का ना होना है। इसका रिजर्वायर हवा में नहीं बल्कि फॉस्फेट रॉक्स में है। ओके। साइकिल शुरू होता है इन फॉस्फोरस रिच रॉक्स के वेदरिंग और इरोजन से, विंड और बारिश इन रॉक्स को तोड़ते हैं और फिर ये फॉस्फोरस सॉइल और पानी में आ जाता है। हाँ, नदियां इसे समुद्र तक ले जाती हैं। वहां लाखों सालों में ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पर इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स के रूप में जमा हो जाता है। ये साइकिल का एक तरह से लीक है। तो इस साइकिल की अकेली झील यही है। इसका कोई एटमॉस्फेरिक बैकअप प्लान नहीं है। एक बार हमने इसे माइन करके यूज कर लिया और ये समुद्र में बह गया तो ये ह्यूमन टाइम स्केल पर वापस नहीं आएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, इसकी वापसी के लिए जियोलॉजिकल अपलिफ्ट यानी जमीन का ऊपर उठना जरूरी है, जिसमें लाखों साल लगते हैं। इसलिए फॉस्फोरस एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह है। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में ये फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसकी अधिकता जो फर्टिलाइजर्स के रन ऑफ से होती है, लेक्स में यूट्रोफिकेशन जैसे गंभीर समस्या पैदा करती है। हमारा आखिरी साइकिल है सल्फर साइकिल। ये भी एक सेडिमेंट्री साइकिल है, तो इसका भी फ्लो स्लो होगा। प्राइमरीली सेडिमेंट्री है, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट भी है जो इसे फॉस्फोरस से अलग बनाता है। इसके सोर्सेज हैं कोल, पीट और कुछ खास तरह की चट्टानें। साइकिल का मेन फ्लो सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच होता है। तो जब हम एसिड रेन के बारे में सुनते हैं, क्या हम असल में सल्फर साइकिल में ह्यूमन इंटरफेरेंस की बात कर रहे होते हैं? बिल्कुल। सल्फर एटमॉस्फेयर में नेचुरली वॉल्केनिक इरप्शन से या मरीन एल्गी द्वारा प्रोड्यूस किए गए डाइमिथाइल सल्फाइड DMS से एंटर करता है। लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल्स, खासकर हाई सल्फर कोल जलाते हैं तो हम बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिलीज करते हैं। और यही एसिड रेन बनाता है। करेक्ट। ये SO2 एटमॉस्फेयर में पानी के साथ मिलकर वीक सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो एसिड रेन के रूप में नीचे आता है। और जमीन पर आने के बाद क्या होता है? जमीन पर आने के बाद प्लांट्स इस सल्फर को सल्फेट्स के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं और जरूरी अमीनो एसिड्स बनाते हैं। फिर ये फूड चेन ट्रांसफर के थ्रू आगे बढ़ता है। आखिर में जब ऑर्गेनिजम्स मरते हैं या एक्सक्रीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन से सल्फर वापस सॉइल और पानी में चला जाता है, साइकिल को जारी रखते हुए। सबसे पहले द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, TEEB से ही शुरू करते हैं। ये नाम सुनने में काफी हैवी लगता है, बट आइडिया सिंपल है। हाँ, क्या हम प्रकृति की सेवाओं को एक मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं? ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम मतलब यूनेप की एक स्टडी है, हाँ, जिसे भारतीय एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट पवन सुखदेव ने लीड किया था। अच्छा। बिल्कुल। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव यही था कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए। मतलब? बेसिकली जब कोई जंगल कटता है तो हम सिर्फ लकड़ी की कीमत देखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन टीब हमें उस जंगल से मिलने वाली साफ हवा, पानी और क्लाइमेट रेगुलेशन की इकोनॉमिक कॉस्ट भी दिखाता है। ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस की छिपी हुई इकोनॉमिक कॉस्ट को हाईलाइट करता है। सही। यहीं से इकोसिस्टम सर्विसेज एंड गुड्स का कॉन्सेप्ट आता है। सोर्स में एक डायग्राम है जो इन सर्विसेज को 4 कैटेगरीज में बांटता है। ये सिर्फ किताबी कैटेगरीज नहीं है, ये वो फायदे हैं जो हमें हर दिन मिलते हैं। हाँ, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली कैटेगरी है रेगुलेटिंग सर्विसेज, मतलब वो सेवाएं जो हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखती हैं। जैसे हवा को साफ करना, क्लाइमेट को कंट्रोल करना, कार्बन को सोखना और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाना। अच्छा। दूसरी है सपोर्टिंग सर्विसेज। ये वो फाउंडेशनल सर्विसेज है जिनके बिना मतलब बाकी कुछ भी मुमकिन नहीं, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वाटर साइक्लिंग, मिट्टी का बनना और फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है कल्चरल सर्विसेज, हाँ, जो हमारे स्पिरिचुअल और रिक्रिएशनल नीड्स को पूरा करती हैं, जैसे प्रकृति में घूमने जाना, इको टूरिज्म या फिर प्रकृति से जुड़ा हमारा नैतिक और आध्यात्मिक लगाव। और चौथी सबसे सीधी सादी कैटेगरी है प्रोविजनिंग सर्विसेज। बिल्कुल, यानी वो प्रोडक्ट्स जो हमें सीधे तौर पे मिलते हैं, जैसे भोजन, पानी, लकड़ी, फ्यूल और दवाइयाँ। इकोसिस्टम असेसमेंट भी इन्हीं 4 मेजर कैटेगरीज पर जोर देता है। इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम गुड्स का। हाँ, इसमें 2 चीजें आती हैं। पहला, नेचुरल प्रोडक्ट्स जिन्हें हम सीधे पर्यावरण से हार्वेस्ट करते हैं,
जैसे जंगली फल, लकड़ी, गोंद, दवाइयाँ वगैरह। फॉर एग्जाम्पल? लेमन ग्रास का तेल एक नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट है। अच्छा। और दूसरा, नेचुरल कैपिटल। ये वो पूरे इकोसिस्टम्स हैं जो हमें इनवैल्यूएबल सर्विसेज देते हैं। जैसे मैंग्रोव्स के जंगल हमें तूफान और बाढ़ से बचाते हैं, तो वो जंगल उनका नेचुरल कैपिटल है। और इन सभी सर्विसेज की कीमत आंकने के लिए इकोसिस्टम वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो इकोसिस्टम और उसकी सर्विसेज को एक मॉनेटरी वैल्यू देता है। इसका मकसद पॉलिसी मेकर्स को ये दिखाना है कि किसी जंगल या नदी को बचाने का इकोनॉमिक बेनिफिट उसे बर्बाद करके बनाए गए प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा हो सकता है। सही बात है। और इन सभी सेवाओं की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि एक इकोसिस्टम खुद कितना प्रोडक्टिव है। मतलब वो कितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है। एग्जैक्टली। यहीं से इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो रेट है जिस पर प्रोड्यूसर्स जैसे कि पौधे सूरज की एनर्जी को कैप्चर करके बायोमास में स्टोर करते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक आसान तरीका हो सकता है जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किसी कंपनी के कुल रेवेन्यू जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। यानी पौधे ने फोटोसिंथेसिस से कुल कितनी एनर्जी बनाई। बिल्कुल। लेकिन पौधे को खुद भी जिंदा रहने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस खर्चे को निकालने के बाद जो बचता है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट जैसा है। सही, यही वो एनर्जी है जो इकोसिस्टम में दूसरों के लिए अवेलेबल होती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और इस प्रोडक्टिविटी को 3 मुख्य चीजें प्रभावित करती हैं, जिन्हें हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। पहला तो क्लाइमेट होगा। हाँ, पहला है क्लाइमेट, यानी तापमान, धूप और पानी की अवेलेबिलिटी। दूसरा है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जहां ज्यादा पोषक तत्व होंगे वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। जाहिर है। और तीसरा, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी। जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी वो संसाधनों का उतना ही बेहतर और एफिशिएंट इस्तेमाल कर पाएंगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सोर्स में प्रोडक्टिविटी रैंकिंग ऑफ मेजर इकोसिस्टम्स की एक टेबल दी गई है जी। यहाँ आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। हाँ। एनपीपी को GM² पर ईयर में मापा गया है। हाँ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 2200 के एनपीपी के साथ सबसे ऊपर है, जो हाई सनलाइट, टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से एक्सपेक्टेड भी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ जमीन के बड़े इलाकों तक सीमित नहीं है। दूसरे नंबर पर कोरल रीव्स हैं, जिनका एनपीपी लगभग 2000 है। अच्छा। सोचिए, एक तरफ विशाल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और दूसरी तरफ पानी में डूबी ये छोटी सी दुनिया कोरल रीव्स प्रोडक्टिविटी में लगभग उनकी बराबरी करते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि जीवन की सघनता, मतलब डेंसिटी ऑफ लाइफ, उत्पादकता के लिए कितनी जरूरी है, न कि सिर्फ क्षेत्रफल। सही कहा। इसके बाद एस्चुरीज आते हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। ये न्यूट्रिएंट रिच जोन होते हैं और इनका एनपीपी 1800 के आसपास है। फिर आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, लगभग 1200 एनपीपी के साथ, और ग्रासलैंड्स, जिनका एनपीपी 600 से 800 के बीच होता है, जहां पानी की कमी प्रोडक्टिविटी को लिमिट करती है। हाँ। इस लिस्ट में और नीचे जाएं तो लेक्स एंड रिवर्स का एनपीपी 250 से 500 और डेजर्ट्स का सिर्फ 50 से 200 के बीच होता है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ओपन ओशंस का है। वो इतने विशाल हैं, फिर भी उनका एनपीपी सिर्फ 125 के करीब है। इसका कारण है न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी। सतह पर तो धूप है, लेकिन गहराई में न्यूट्रिएंट्स हैं और दोनों का मिलना मुश्किल होता है। अच्छा। सबसे आखिर में टंड्रा है, जिसका एनपीपी 100 है, जहां कड़ाके की ठंड और छोटा ग्रोइंग सीजन सब कुछ रोक देता है। इन इकोसिस्टम्स का ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन सोखते हैं। कोरल रीफ्स एंड एस्चुअरीज समुद्री जीवन और तटीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बिल्कुल। और ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट फॉरेस्ट हमारी एग्रीकल्चर और टिम्बर इंडस्ट्री के लिए वाइटल है। डेजर्ट्स एंड ओशंस भले ही कम प्रोडक्टिव हों, पर डेजर्ट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और ओशंस ग्लोबल कार्बन साइकिल को रेगुलेट करने के लिए क्रिटिकल है। ये तो हुई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात, जो प्रोड्यूसर्स यानी पौधे करते हैं। लेकिन फूड चेन में आगे क्या होता है? यहीं पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का रोल आता है। इसे ऐसे समझिए, जब एक हिरन घास खाता है तो वो घास की सारी ऊर्जा को अपने शरीर का हिस्सा नहीं बना पाता। अच्छा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यही मापती है कि हिरन या कोई भी कंज्यूमर खाई हुई चीज से असल में कितनी ऊर्जा अपने अंदर जमा कर पाता है। और यही ऊर्जा फिर शेर को मिलती है? हाँ, जब वो हिरन का शिकार करता है। तो ये प्रोड्यूसर से हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक एनर्जी के ट्रांसफर का रेट है। इसका मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। पहला, एनर्जी ट्रांसफर यही तय करता है कि टॉप प्रेडेटर्स जैसे शेर या बाज को जिंदा रहने के लिए कितनी एनर्जी मिलेगी। दूसरा, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ये फूड वेब्स को सपोर्ट करता है। सही। और तीसरा, ह्यूमन रेलेवेंस, हमारी फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स जैसे लाइफ स्टॉक और फिशरीज सीधे सीधे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स पर। ब्रॉडली 2 तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, जो प्रकृति ने बनाया है और खुद को मेंटेन कर सकता है।
इसके दो सब टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जमीनी और एक्वाटिक यानी पानी वाले। और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो इंसान ने बनाया है, जैसे खेत, एक्वेरियम या जू। हाँ, ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते, इन्हें जिंदा रखने के लिए लगातार इंसानी मदद की जरूरत होती है। सोर्स में एक फ्लो चार्ट भी है जो नेचुरल इकोसिस्टम को फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टंड्रा जैसे टेरेस्ट्रियल बायोम्स और फ्रेश वाटर, मरीन जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में बांटता है। चलिए अब इन दोनों टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बीच के अंतर को सोर्स की केबल के हिसाब से जल्दी से देख लेते हैं। हैबिटेट जाहिर है, एक का जमीन है, दूसरे का पानी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जमीन पर पेड़ पौधे और घास है, तो पानी में एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन। जमीन पर प्राइमरी कंज्यूमर्स शाकाहारी जानवर हैं जैसे हिरन, खरगोश और कीड़े मकोड़े। हाँ, और पानी में ये रोल जूप्लैंक्टन और छोटी मछलियां निभाती हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स? जमीन पर शेर और भेड़िए जैसे शिकारी हैं, तो पानी में बड़ी शिकारी मछलियां। एक और बड़ा फर्क है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का। हाँ, जमीन पर ये एटमॉस्फेयर में भरपूर है, जबकि पानी में ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है और इसकी मात्रा काफी कम हो सकती है। इसी वजह से अडेप्टेशंस भी अलग हैं। बिल्कुल, जमीन पर फेफड़े लंग्स और पैर लिम्स है, तो पानी में गलफड़े गिल्स और पंख फिन्स। अब डिटेल में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को देखते हैं। जमीन के इन बड़े बड़े रीजन्स को बायोम्स कहते हैं और सोर्स साफ कहता है नो टू बायोम्स आर अलाइक। हम अपनी यात्रा सबसे ठंडे बायोम टंड्रा से शुरू करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, आर्कटिक पोल्स पर और एल्पाइन ऊंचे पहाड़ों पर। अच्छा, यहाँ की खासियत है पर्माफ्रॉस्ट यानी स्थायी रूप से जमी हुई जमीन। इसी वजह से यहाँ पेड़ नहीं उग पाते। तो वेजिटेशन कैसी होती है? बस लाइकेंस मॉसेस जैसी लो वेजिटेशन दिखती है। रेनडियर मॉस यहाँ के रेनडियर्स का मुख्य भोजन है। और यहाँ के जानवर भी इस एक्सट्रीम ठंड के लिए अडेप्टेड होते हैं। रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बेयर। हाँ, इनके शरीर बड़े होते हैं, पूंछ और कान छोटे होते हैं ताकि बॉडी हीट कंजर्व कर सकें। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस यहाँ लगभग गायब ही होते हैं। टंड्रा से थोड़ा दक्षिण की ओर चलें तो हम टाइगा और बोरियल बायोम में पहुंचते हैं। हैरानी की बात है कि सभी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में इसकी लोएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। इसकी वजह है कठोर मौसम और खराब मिट्टी, जिसे पॉडजोल्स कहते हैं। ये पॉडजोल्स मिट्टी क्या होती है और इसका प्रोडक्टिविटी से क्या लेना देना है? अच्छा सवाल है। कॉनिफर पेड़ों की पत्तियां जब गिरती हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और वो बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं। अच्छा, इस स्लो डिकम्पोजिशन से जो मिट्टी बनती है वो बहुत एसिडिक होती है और उसमें ह्यूमस भी कम होता है। इसी को पॉडजोल्स कहते हैं। खराब मिट्टी माने खराब प्रोडक्टिविटी। समझ गया। यहाँ स्प्रूस, फर और पाइन जैसे पेड़ मिलते हैं जिन्हें कम नमी की जरूरत होती है। यहाँ साइबेरियन टाइगर, वुल्फ, बेयर जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है टेम्परेट डिसिडुअस बायोम, जैसा कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में मिलता है। यहाँ की मिट्टी बेहतर होती है। यहाँ के पेड़ सर्दियों में पाले से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। ओक, एल्म, बर्च जैसे पेड़ यहाँ आम है। ये नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर मिलता है। यहाँ वेस्टर्न रेड सीडर, हेमलॉक, स्प्रूस जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और इन पेड़ों पर मॉसेस और लाइकन्स उगते हैं जिन्हें एपिफाइट्स कहते हैं। अच्छा, ये कमेंसिलिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है जहां मॉस को सहारा मिलता है पर पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही। फिर आते हैं सब ट्रॉपिकल डिसिडुअस बायोम पर, जो ईस्टर्न चाइना और साउथ ईस्टर्न यूएसए में मिलता है। यहाँ लग्जूरियंट वेजिटेशन होती है। लोलैंड्स में चौड़ी पत्ती वाले एवरग्रीन और डिसिडुअस पेड़ और हाईलैंड्स में पाइन और साइप्रस जैसे कॉनिफर्स मिलते हैं। और टेरेस्ट्रियल बायोम्स के सेक्शन में आखिरी है टेम्परेट डिसिडुअस बायोम, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। यहाँ की खासियत है ज़ेरोफिटिक प्लांट्स, यानी वो पौधे जो भयंकर गर्मी और सूखे को झेल सकते हैं। यहाँ छोटे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं जो दूर दूर तक फैले होते हैं। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब हम ट्रॉपिकल जोन में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की, जिन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये फॉरेस्ट फायर के लिए वेल एडेप्टेड होते हैं और जलने के बाद जल्दी से रीजनरेट कर लेते हैं। यहाँ टीक, नीम, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड जैसे कीमती पेड़ मिलते हैं। और अब आते हैं सबसे प्रोडक्टिव टेरेस्ट्रियल बायोम पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, लंग्स ऑफ द अर्थ। हाँ, हाई टेम्परेचर्स, हेवी रेनफॉल और हरे भरे एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, यहाँ की पहचान है। यहाँ स्पीशीज की डाइवर्सिटी जबरदस्त होती है। महोगनी, एबनी जैसे पेड़ यहाँ मिलते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सभी पौधे इंक्लूडिंग एपिफाइट्स सनलाइट के लिए स्ट्रगल करते हैं। इस कंपटीशन की वजह से जंगल में एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कैनोपी कहते हैं। लेकिन एक पैराडॉक्स है, दुनिया के सबसे हरे भरे जंगल की मिट्टी पोषक तत्वों में बहुत गरीब होती है। ऐसा कैसे? इसकी वजह है तेज बारिश और हाई टेम्परेचर। जैसे ही कोई पत्ता या जानवर मरता है, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से वो बहुत तेजी से डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, और उसके न्यूट्रिएंट्स या तो पेड़ तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर भारी बारिश उन्हें बहा ले जाती है। तो सारी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में नहीं बल्कि पेड़ों में ही लॉक्ड रहती हैं। एग्जैक्टली।
यही वजह है कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को काट दिया जाए तो वो जल्दी से रीजनरेट नहीं होता। सोर्स में इंपॉर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट पर एक बॉक्स आइटम भी है। ये धरती की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं, अपने ही 50 to 75% प्रेसिपिटेशन के लिए जिम्मेदार हैं। अमेज़न और कॉन्गो जैसी नदियों को पानी देते हैं और दुनिया की आधी से ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का घर है। बिल्कुल, साथ ही ये कॉफी, कोको और रबर जैसे कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी जरूरी हैं। ये इंडिजिनस कम्युनिटीज का घर है और लोकल से लेकर ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ मशरूम पर भी एक बॉक्स है और दिलचस्प बात यह है कि इसी पर यूपीएससी 2023 में सवाल आया था। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सोर्स मटेरियल के छोटे छोटे हिस्सों से भी सीधे प्रश्न बन सकते हैं। बताइए इसके बारे में। हाँ, मशरूम्स में बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ जैसे गानोडर्मा ल्यूसिडम इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखते हैं। अच्छा। कुछ जैसे साइलोसाइब साइकोएक्टिव होते हैं और हाल्यूसिनेजेनिक इफेक्ट पैदा करते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े मारते हैं जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना जो पेस्ट कंट्रोल में काम आता है। और कुछ चमकते भी है ना। हाँ, कुछ जैसे माइसीना क्लोरोफॉस रात में चमकते हैं यानी बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। कमाल है। अब फॉरेस्ट से निकलकर खुले मैदानों यानी ग्रासलैंड बायोम्स पर आते हैं। पहला है स्टेप और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। ये प्रैक्टिकली ट्रीलेस होते हैं। यहाँ की घास छोटी, ताजी और पौष्टिक होती है। इनमें एनिमल डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होती। दूसरा है सवाना और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम। ये वो क्लासिक अफ्रीकन लैंडस्केप है जिसमें लंबी घास और दूर दूर तक फैले छोटे पेड़ होते हैं। ये पेड़ अक्सर अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। यहाँ मैमल, बर्ड और रेप्टाइल डाइवर्सिटी बहुत रिच होती है। एक सवाल मन में आता है कि सवाना में पेड़ घास को पूरी तरह रिप्लेस क्यों नहीं कर देते और वो जंगल क्यों नहीं बन जाता? इसके कई कारण हैं, लेकिन दो मुख्य हैं, सीजनल रेनफॉल और आग। यहाँ बारिश कुछ महीनों तक ही होती है जो पेड़ों की ग्रोथ को लिमिट करती है। और आग, ड्राई सीजन में यहाँ आग लगना आम बात है। घास तो आग के बाद जल्दी उग जाती है, पर पेड़ों के छोटे पौधे जल जाते हैं। अच्छा, तो मैनेज्ड फायर्स का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। कैटल फार्मर्स अक्सर जानबूझकर सूखी घास में आग लगाते हैं ताकि नई और पौष्टिक घास उग सके। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फायर्स इन सवानाज आर कार्बन न्यूट्रल। कैसे? क्योंकि जलने से निकली CO2 नई घास की ग्रोथ में वापस एब्जॉर्ब हो जाती है। समझ गया। और टेरेस्ट्रियल बायोम्स में आखिरी है डेजर्ट। यहाँ की वेजिटेशन ज़ेरोफिटिक होती है यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट। कैक्टाई, कांटेदार झाड़ियां, लंबी जड़ों वाली घास, इन पौधों की एडेप्टेशंस कमाल की होती हैं। बिल्कुल। पौधों में पत्तियां या तो होती ही नहीं या सुई जैसी होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस कम से कम हो। उनकी स्किन वैक्सी या लेदरी होती है। झाड़ियों की जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी जाती हैं। ये सब सर्वाइवल के तरीके हैं। ये तो हुई जमीन की बात, लेकिन पानी के नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग है। अब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की ओर बढ़ते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को हम सैलिनिटी यानी खारेपन के आधार पर 3 सब ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जहां सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 5 ppT मतलब पार्ट्स पर 1000 से कम होता है। ये भी 2 तरह का होता है। हाँ, लेंटिक यानी रुका हुआ पानी जैसे तालाब और झील, और लोटिक यानी बहता हुआ पानी जैसे नदी और झरने। और दूसरा है मरीन इकोसिस्टम, जहां सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 35 ppT या उससे ज्यादा होता है, जैसे समुद्र और महासागर। और तीसरा है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम्स, जहां ताज़ा और खारा पानी मिलता है। यहाँ सॉल्ट कंटेंट 5 से 35 ppT के बीच होता है। एस्टरीज, सॉल्ट मार्शेस और मैंग्रोव स्वॉप्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। सोर्स में पानी में रहने वाले जीवों का भी क्लासिफिकेशन दिया गया है, इस आधार पर कि वो पानी में कहाँ रहते हैं। न्यूस्टन वो जीव हैं जो एयर वाटर इंटरफेस पर यानी बिल्कुल सतह पर रहते हैं। पेरीफाइटन वो हैं जो पौधों के तनों और पत्तियों से चिपके रहते हैं। सबसे जरूरी शायद प्लैंकटन है। ये माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें पौधे, फाइटोप्लैंक्टन और जानवर, जूप्लैंक्टन दोनों शामिल हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्टॉन, जो पावरफुल स्विमर्स होते हैं और पानी की धाराओं के विरुद्ध तैर सकते हैं, जैसे मछलियां और टर्टल्स। और अंत में है बेंथोस, जो पानी के तल यानी बॉटम में रहते हैं। प्लैंक्टन के बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है। हाँ, ये टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रोप्स हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये एक्वाटिक फूड वेब का बेस है। सही। लेकिन इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि दे कंट्रीब्यूट टू मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। क्या बात है। ये हमसे हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में रहते हैं, पर हमारी हर दूसरी सांस उन्हीं की देन है। वाकई कमाल है। अब अंत में उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं। फैक्टर्स लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। इसमें सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस फैक्टर है सनलाइट। पानी में जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है उसे फोटिक जोन कहते हैं। सारा फोटोसिंथेसिस यहीं होता है। इसके नीचे के अंधेरे हिस्से को अफोटिक जोन कहते हैं, जहां कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता। दूसरा फैक्टर है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। फ्रेश वाटर में इसकी एवरेज कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm होती है। हाँ, ये हवा से और जलीय पौधों से पानी में घुलती है। ग्लोबल वार्मिंग का इस पर सीधा असर पड़ रहा है। कैसे? जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, उसकी ऑक्सीजन को होल्ड करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का दम घुटने लगता है। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। हाँ,
जमीन के जीवों के मुकाबले पानी के जीव टेम्परेचर चेंज को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनके लिए तापमान का एक नैरो रेंज ही ठीक रहता है। और चौथा फैक्टर है यूट्रोफिकेशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। जब किसी तालाब या झील में फर्टिलाइजर्स या सीवेज के जरिए जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस पहुंच जाते हैं, तो एल्गी यानी काई की बाढ़ आ जाती है। सही। ये काई सूरज की रोशनी को नीचे नहीं जाने देती और जब ये मरती है तो उसे सड़ाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। और नतीजा पानी में रहने वाले दूसरे जीवों जैसे मछलियों का दम घुटने लगता है और वो इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, ये वेटलैंड्स आखिर हैं क्या? तो इन वेटलैंड्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? देखिए, ये ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जहां पानी मतलब वाटर ही सबसे बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर है। अच्छा। हाँ, वही एनवायरनमेंट को और वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ऐसी जगह जहां पानी हमेशा रहता हो? हमेशा जरूरी नहीं। ये ऐसी जमीन है जहां वाटर टेबल या तो सरफेस पर है या बहुत पास है, या फिर ऐसी लैंड जो पीरियोडिकली या परमानेंटली पानी से ढकी रहती है। ठीक है, पर क्या इसकी कोई स्टैंडर्ड मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है? हाँ, बिल्कुल। और यही सबसे अहम है। रामसर कन्वेंशन का आर्टिकल 1.1 उसके मुताबिक वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। नेचुरल या आर्टिफिशियल, दोनों? हाँ, दोनों। नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी, पानी रुका हुआ हो या बहता हुआ, फ्रेश, ब्रैकिश या नमकीन, सब कुछ इसमें शामिल है। मतलब काफी ब्रॉड डेफिनेशन है। बहुत। और इसमें समुद्र का वो हिस्सा भी आता है जहां लो टाइड पर गहराई 6 मीटर से ज्यादा ना हो। Here's where it gets really interesting. आर्टिकल 2.1 इस डेफिनेशन को और एक्सपेंड करता है। एग्जैक्टली इसके तहत किसी वेटलैंड के किनारे के राइपेरियन और कोस्टल जोन्स यानी नदी के तट और समुद्र तट, वो भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, अगर किसी वेटलैंड के बीच में कोई आइलैंड हो या 6 मीटर से ज्यादा गहरा पानी का हिस्सा हो तो उसे भी साइड प्रोटेक्शन के लिए शामिल किया जा सकता है। तो इसका मतलब वेटलैंड्स में काफी विविधता होगी। कितने प्रकार के होते हैं ये? यहाँ सबसे दिलचस्प बात ही इनकी डाइवर्सिटी है। मोटे तौर पर हम इन्हें 5 नेचुरल और कुछ ह्यूमन मेड टाइप्स में बांट सकते हैं। पहले नेचुरल वाले देखते हैं। ठीक है। नेचुरल वेटलैंड्स में पहला है मरीन यानी कोस्टल वेटलैंड्स। इसमें कोस्टल लगून्स, रॉकी शोर्स, सी ग्रास बेड्स और कोरल रीव्स भी। हाँ, कोरल रीव्स भी। ये एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। दूसरा है एस्चुरीन वेटलैंड्स, मतलब जो नदी के मुहाने पर बनते हैं, जैसे डेल्टास, टाइडल मार्शेस और मैंग्रोव स्वॉम्प्स। ठीक है। तीसरा लैकास्ट्रीन वेटलैंड्स, जो झीलों से जुड़े होते हैं। चौथा रिवरीन, जो नदियों और झरनों के साथ पाए जाते हैं। और पांचवा पलूस्ट्रीन यानी? इसमें मार्शेस, स्वॉम्प्स, बॉग्स मतलब दलदली इलाके आते हैं। अच्छा, और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स के क्या उदाहरण है? इसमें फिश और श्रिम्प पॉन्ड्स हैं, फार्म पॉन्ड्स, इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड जैसे धान के खेत। बिल्कुल, धान के खेत, सॉल्ट पैन्स, रिजर्वोयर्स और डैम्स। यहाँ तक कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स और कनाल्स भी। हाँ, और इन सबको मिलाकर रामसार क्लासिफिकेशन में टोटल 42 कैटेगरीज हैं, जिनके 3 मेन हेड्स हैं: मरीन एंड कोस्टल वेटलैंड्स, इनलैंड वेटलैंड्स और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स। अब इनके कुछ की फीचर्स पर आते हैं। सबसे पहले ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये दुनिया में कहाँ-कहाँ मिलते हैं? बेसिकली हर जगह, तुंड्रा के ठंडे इलाकों से लेकर ट्रॉपिक्स के गर्म इलाकों तक, हर क्लाइमेट में। और इनका एक्सटेंट कितना है? कितना एरिया कवर करते हैं? इस पर अलग अलग अनुमान है। UNEP वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर कहता है लगभग 570 मिलियन हेक्टेयर्स, जो अर्थ के लैंड सरफेस का 5-6% है। हाँ, लेकिन दूसरे सोर्सेज ये रेंज 748 से लेकर 4462 मिलियन हेक्टेयर्स तक बताते हैं, तो रेंज काफी बड़ी है। कुछ सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम्स के फिगर्स भी हैं शायद। जी, जैसे मैंग्रोव्स दुनिया भर में लगभग 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं। और कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स का अनुमानित एरिया 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। हमने पहले मरीन वेटलैंड डेप्थ क्राइटेरिया की बात की थी, वो 6 मीटर ही क्यों? उसके पीछे एक फंक्शनल रीजन है। ये गहराई डाइविंग डक्स यानी गोताखोरी करने वाली बतखों के लिए भोजन ढूंढने की अधिकतम गहराई मानी जाती है। अच्छा, तो ये उनके फीडिंग हैबिट से जुड़ा है। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, 6 मीटर से ज्यादा गहरे हिस्से और आइलैंड्स को भी रामसर डेफिनेशन के अंडर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और लेक्स और रिवर्स का क्या? उनकी गहराई से फर्क नहीं पड़ता। रामसर डेफिनेशन में लेक्स और रिवर्स पूरी तरह से कवर किए गए हैं। तो ये तो हुई ग्लोबल बात। अब आते हैं भारत पर। इंडिया में इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स हैं? इंडिया में इसके लिए एक प्रमुख प्रोग्राम है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, NPCA। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल। इसे 2 पुरानी स्कीम्स को मर्ज करके बनाया गया था, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम और नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो अब लेक्स और वेटलैंड्स को एक साथ देखा जाता है? हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच है। फंडिंग पैटर्न आम राज्यों के लिए 70-30 है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90.10। करेक्ट। इसमें MOE FCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गाइडलाइंस और फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। जबकि मैनेजमेंट का काम स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। हाँ,
और एक दिलचस्प बात यह है कि एनपीसीए के तहत नेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स को पहचानने के जो क्राइटेरिया हैं वो लगभग वही हैं जो रामसार कन्वेंशन के हैं। अच्छा, ये तो हुई स्कीम की बात। इसका लीगल फ्रेमवर्क कैसा है? नियम कानून क्या कहते हैं? लीगल फ्रेमवर्क में एक इवोल्यूशन हुआ है। पहले आए वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010। इनमें क्या खास था? इनके जरिए पहली बार वेटलैंड्स के लिए लीगली एनफोर्सेबल नियम बनाए गए ताकि इनका डिग्रेडेशन रोका जा सके। इसके लिए कोई अथॉरिटी भी बनाई गई थी? हाँ, एक सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी CWRA, इसे मोएफ के सेक्रेटरी चेयर करते थे। और इन रूल्स ने और क्या किया? इन्होंने वेटलैंड्स का क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किया बेटर मैनेजमेंट के लिए, और कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, सॉलिड वेस्ट डंपिंग, इन सबको प्रोहिबिट किया गया। लेकिन कुछ एक्टिविटीज अलाउड थीं, लेकिन परमिशन के साथ। सही, जैसे एक्वाकल्चर, खेती या सिल्टेशन काम करने के लिए ड्रेजिंग। इनकी परमिशन थी, लेकिन सिर्फ कंसर्न्ड अथॉरिटीज से प्रायर परमिशन लेने के बाद। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी पावर्स थीं। बिल्कुल, वो CWRA की रिकमेंडेशन पर प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स में किसी भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी को परमिट कर सकती थी। इन रूल्स में ड्रेनेज एरिया या कैचमेंट रीजन्स भी शामिल थे। ओके, तो 2010 के रूल्स एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच थे। इसके बाद आए 2017 के रूल्स, उन्होंने क्या बदला? उन्होंने सब कुछ बदल दिया। 2017 के वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स ने 2010 के रूल्स को रिप्लेस किया। और इनमें सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक सेंट्रल अथॉरिटी के बजाय अब हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी यानी SWA बनाई गई। अच्छा, इसे कौन लीड करता है? स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्टर, और इसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट शामिल होते हैं, मतलब लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लोकल सॉल्यूशंस। ये तो काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। और इन नए रूल्स में क्या है? इसमें वाइज यूज प्रिंसिपल पर जोर दिया गया है, यानी कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन के बीच एक बैलेंस बनाना। और इसमें SWA के रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है? वो नोटिफाइड वेटलैंड्स में होने वाली एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करते हैं और बेटर यूटिलाइजेशन प्लान्स को प्रमोट करते हैं। और सबसे जरूरी, वो लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करते हैं। तो पुरानी सेंट्रल अथॉरिटी का क्या हुआ? उसकी जगह एक नेशनल वेटलैंड कमेटी WNC बनाई गई। इसका काम अब रेगुलेटरी नहीं बल्कि एडवाइजरी है। ये प्रोग्रेस मॉनिटर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देती है। इन नए रूल्स में प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज कौन सी हैं? इसमें एनक्रोचमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वेस्ट डिस्पोजल और अनट्रीटेड वेस्ट डिस्चार्ज शामिल हैं। और स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? उन्हें वेटलैंड्स की लिस्ट्स कंपाइल करनी थी और हर 10 साल में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेंट्री ऑफ वेटलैंड्स डेवलप करना है। इसके लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल भी है। हाँ, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC ने एक नेशनल वेटलैंड डिकैडल चेंज एटलस तैयार किया है, जो पिछले दशक में वेटलैंड्स में आए बदलाव को दिखाता है। एक सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट भी है शायद। जी, CWCM इसे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 पर लॉन्च किया गया। ये रिसर्च नीड्स और नॉलेज गैप्स पर फोकस करता है। और दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स का भी जिक्र है। एक है वेटलैंड्स रिजुविनेशन प्रोग्राम, जिसका एम 500 से ज्यादा वेटलैंड्स को रिजुविनेट करना है। और दूसरी है अमृत धरोहर स्कीम, जिसे यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया। ये अगले 3 साल में वेटलैंड्स के ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए है। चलिए अब आते हैं उस इंटरनेशनल ट्रीटी पर जिसका नाम बार बार आ रहा है, द रामसर कन्वेंशन। ये वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में साइन किया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। बिल्कुल, इसका मिशन है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। अक्टूबर 2025 तक इसके 173 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं और 2400 से ज्यादा रामसर साइट्स। हाँ, जिनका एरिया 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, और इंडिया इसका हिस्सा 1982 से है। कन्वेंशन की शर्त क्या है? हर पार्टी को कम से कम एक वेटलैंड को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर डेजिग्नेट करना जरूरी है। 2025 का थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। कुछ फैक्ट्स भी हैं। दुनिया का पहला रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग पेनिनसुला था 1974 में, और सबसे ज्यादा रामसर साइट्स UK और मेक्सिको में हैं। अब आते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया एंड रिलेटेड फैक्ट्स पर। सबसे ज्यादा एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन कहाँ है? वो बोलीविया में है। और इंडिया में? इंडिया के रामसर वेटलैंड्स 11,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैले हैं, जो देश के टोटल वेटलैंड एरिया का लगभग 10% है। और ये 18 स्टेट्स में है? जी, 2025 में राजस्थान के किचन और उदयपुर के मेनार को शामिल करने के बाद इंडिया में टोटल संख्या 91 हो गई है। और इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में। ओके, तो इन वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है? कैसे चुनते हैं इन साइट्स को? इसके कई पॉइंट्स हैं, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। पहला, क्या वो वेटलैंड रेयर या यूनिक है? यूनिक वेटलैंड, ठीक। दूसरा, क्या वो थ्रेटेंड, वल्नरेबल या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज, समझ गई। तीसरा,
क्या वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए जरूरी प्लांट या एनिमल स्पीशीज को सपोर्ट करता है? एसेंशियल स्पीशीज। चौथा, क्या वो प्लांट या एनिमल स्पीशीज को उनके लाइफ साइकिल के क्रिटिकल स्टेज पर सपोर्ट करता है, जैसे माइग्रेशन या ब्रीडिंग के टाइम? अच्छा। फिर नंबर्स आते हैं। क्या वो रेगुलरली 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है, वाटर बर्ड्स। या फिर किसी एक स्पीशीज की पॉपुलेशन के 1% इंडिविजुअल्स को रेगुलरली सपोर्ट करता हो? सिंगल स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स। इसके अलावा क्या वो इंडिजिनस फिश के लिए जरूरी है, उनके लिए फूड सोर्स, स्पॉनिंग ग्राउंड या नर्सरी हो? ठीक है। और आखिर में, क्या उससे रिक्रिएशन और इको टूरिज्म की संभावना बढ़ती है? क्या किसी साइट को लिस्ट से हटाया भी जा सकता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइट को डिलीट या उसकी बाउंड्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट के केस में। और इसके बदले कुछ करना पड़ता है? हाँ, डिलीशंस या रिडक्शंस को उसी एरिया में कहीं और एडिशनल नेचर रिजर्व्स बनाकर कॉम्पेंसेट करना होता है। पर आज तक कोई भी रामसार साइट डिलीट नहीं हुई है। फिर है ट्रांस बाउंड्री साइट्स, ये क्या है? अगर कोई रामसार साइट दो देशों के बॉर्डर पर हो तो उसे ट्रांस बाउंड्री साइट बनाया जा सकता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच ऑन साइट मैनेजमेंट पर कोलैबोरेशन जरूरी है। और एक है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, ये क्या है? ये उन रामसर साइट्स का रजिस्टर है जहां इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है। एक तरह से रेड लिस्ट है ये। तो इस रिकॉर्ड में होना अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। करंटली इंडिया के 2 साइट्स इस रिकॉर्ड में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और लोकतक लेक मणिपुर। इस कन्वेंशन को मैनेज कौन करता है? इसके लिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की कॉन्फ्रेंस यानी कॉप है, जो पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है। ये हर 3 साल में मिलते हैं। और इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? उन्हें सूटेबल वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करके रामसर लिस्ट में शामिल करना है और उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करना है। इस काम में उनकी मदद कौन करता है? कन्वेंशन 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स यानी IOPs के साथ काम करता है। जैसे IUCN, WWF। हाँ, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल IUCN, IWMI, वेटलैंड्स इंटरनेशनल WWF और WWT। इसमें वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक ग्लोबल NGO है ना? जी। ये खास तौर पर वेटलैंड्स और उनके रिसोर्सेज को रेस्टोर और सपोर्ट करने के लिए काम करती है। चलिए, अब हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से पर आते हैं, लेक्स। इनकी डेफिनेशन क्या है? लेक को अ बॉडी ऑफ वाटर होली और पार्टली सराउंडेड बाय लैंड कंटेनिंग परमानेंट और टेम्पररी वाटर के रूप में डिफाइन किया गया है। मतलब पानी का एक हिस्सा जो जमीन से घिरा हो। हाँ, लेक्स पॉन्ड से टिपिकली बड़े होते हैं, उनमें स्टैंडिंग वाटर होता है और उनके कनेक्टिंग रिवर्स या आउटलेट्स हो सकते हैं। लेक्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? कई तरीके हैं, जैसे टेम्पररी लेक्स जो बारिश के बाद बनते हैं और सूख जाते हैं, एग्जाम्पल? थार डेजर्ट के पोस्ट मॉनसून लेक्स, और फिर है परमानेंट लेक्स जैसे वुलर लेक या चिलिका लेक। पानी के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है। हाँ, फ्रेश वाटर लेक्स जैसे दल लेक और सलाइन लेक्स जैसे सांभर सॉल्ट लेक। और नेचुरल या आर्टिफिशियल? वो भी एक क्लासिफिकेशन है। नेचुरल लेक्स जैसे वेम्बनाद लेक या पंगोंग लेक, और आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन मेड जैसे धेबर लेक या गोबिंद सागर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ओलिगोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक लेक्स का। इसमें क्या डिफरेंस है? ये उनके न्यूट्रिएंट लेवल और प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड है। इसको आसान तरीके से समझते हैं। ओलिगोट्रॉफिक मतलब कम न्यूट्रिएंट्स, ओलिगो मतलब फ्यू। एग्जैक्टली। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है, पानी बिल्कुल साफ होता है, हाई ऑक्सीजनेशन होती है। और इसमें मछलियां? इसमें डीप लेवल पर कई फिश स्पीसीज होती हैं। ठीक है, अब यूट्रॉफिक? यू मतलब वेल या अबंडेंट। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। पानी कैसा होता है? पानी टर्बिड मतलब गंदा, ब्राउन या ग्रीनिश टिंट वाला होता है और गहराई में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए डीप लेवल पर फिश स्पीशीज भी कम होती हैं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन फॉर क्लीनिंग दीज वाटर बॉडीज? यहाँ 2 टर्म्स हैं, फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन में प्लांट्स का यूज सॉइल और वाटर से कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। मैंग्रोव्स या दूसरे वेटलैंड के पौधे नेचुरल फाइटो रेमेडिएशन करते हैं। और दूसरा है फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो एक्यूमुलेशन। ये कंटामिनेंट्स का एक्यूमुलेशन रूट्स, लीव्स या पौधों के ऊपर के हिस्सों में होता है। इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, एक एक्वाटिक वीड है वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी। अच्छा। ये पानी से टॉक्सिक मटेरियल्स और हेवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करके पानी साफ कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एस्चुरी के साथ। आखिर ये होता क्या है? देखिए, सोर्स के अनुसार एन एस्चुरी एक पार्शियली एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी है जिसमें ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर, यहाँ ब्रैकिश का क्या मतलब है? ब्रैकिश वाटर का मतलब है फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर का मिक्सचर। इसकी सैलिनिटी 0 से 35 ppt यानी पार्ट्स पर 1000 तक होती है। बेसिकली ये वो जगह है जहां कोई नदी समुद्र में मिलती है। अच्छा, तो ना पूरा मीठा ना पूरा खारा, एक ट्रांजिशन जोन जैसा। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स में रिवर माउथ्स, कोस्टल बेज, टाइडल मार्शेस, लगून्स और डेल्टास शामिल हैं। और इनके बनने के पीछे क्या कारण है? इनका फॉर्मेशन कई प्रोसेसेस से होता है, जैसे सी लेवल का बढ़ना, सैंड और सैंड बार्स का मूवमेंट, यहाँ तक कि ग्लेशियल प्रोसेसेस और टेक्टोनिक प्रोसेसेस भी।
एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनमें समय समय पर समुद्र का पानी आता रहता है और सोर्स कहता है कि जो नैरो एस्चुरीज हैं वहाँ टाइडल बोर्ड्स काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये क्या है? हाँ, टाइडल बोर्ड्स। देखिए, जो संकीर्ण एस्चुरीज होते हैं वहाँ हाई टाइड का पानी एक बड़ी लहर के रूप में तेजी से अंदर घुसता है और ये इतना पावरफुल हो सकता है कि एस्चुरीन इकोलॉजी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मतलब काफी डायनामिक जगह है। एक फिग एस्चुरीन इकोसिस्टम डायग्राम भी है सोर्स में। सही। वो डायग्राम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। उसमें अलग अलग जोन्स साफ दिखते हैं। वेटलैंड पूल, सॉल्ट फ्लैट, सॉल्ट मार्श, मैंग्रोव जोन, इंटर टाइडल मड फ्लैट और सब टाइडल जोन। हर जोन का अपना एक अहम किरदार है। ठीक है, अब आते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एस्चुरीज पर। ये इतने जरूरी क्यों है? सबसे पहला पॉइंट, ये दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में से हैं। दूसरे वेटलैंड से भी ज्यादा। प्रोडक्टिव मतलब? ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन। हाँ, मतलब यहाँ पर यूनिट एरिया में ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है और ये खुले समुद्र यानी ओपन सी से आने वाले कई एक्वाटिक स्पीशीज के लिए एक रेफ्यूज या शरण स्थली का काम करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ऑफ क्ले एंड एलुवियम पार्टिकल्स भी होता है। जब नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है तो सस्पेंडेड मड और सैंड नीचे बैठ जाते हैं, जिससे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। अच्छा, और इन्हें नेचुरल वाटर फिल्टर भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग का भी एक सेंटर है। ये कोस्टल कैचमेंट्स और मरीन एनवायरनमेंट के बीच एक बफर का काम करते हैं। पोल्यूटेंट्स को ट्रैप और डिटॉक्सिफाई करते हैं, इसलिए नेचुरल वाटर फिल्टर। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो क्लियर है। अब अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एस्चुरीज की बात करें, हाँ, तो दुनिया की लगभग 60% आबादी एस्चुरीज और कोस्ट के किनारे रहती है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज में भी बहुत रिच होंगे, खासकर फिशरीज में। बिल्कुल। और इनकी गहरी और सुरक्षित यानी डीप एंड वेल प्रोटेक्टेड नेचर के कारण ये पोर्ट्स एंड हार्बर्स के लिए आइडियल लोकेशंस हैं। ठीक है, चलिए अब एस्चुरियन वेजिटेशन पर फोकस करते हैं। यहाँ वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डेंसिटी, सैलिनिटी और फ्लडिंग पर निर्भर करती है। और इसमें अलग अलग हैबिटेट्स और जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे? हाँ, डाइवर्स हैबिटेट्स जैसे मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रास, मड फ्लैट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे वुड स्टॉक्स, पेलिकन्स, कॉनिफोरस और डेसिडुअस ट्रीज और बटरफ्लाइज। और पानी के अंदर? पानी में एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे सी टर्टल्स, सी लायंस, सी कैटफिश, सॉल्ट ग्रासेस, सी ग्रास, बुल रश। और इस फूड वेब का बेस है फाइटोप्लैंक्टन, डायटोम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। सुना है नदियों और डेल्टास के मुहाने के पास मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। सही है, वही उनका आइडियल हैबिटेट होता है। अब आते हैं इंडियन एस्चुरियन इकोसिस्टम पर। भारत में 14 मेजर, 44 मीडियम और 162 माइनर नदियां समुद्र में मिलती हैं। यहाँ एक पैटर्न है, ज्यादातर मेजर एस्चुरीज ईस्ट कोस्ट पर है, जबकि वेस्ट कोस्ट पर एस्चुरीज आकार में छोटे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और कई मेजर सीपोर्ट्स एस्चुरीज पर ही स्थित हैं। एक एग्जाम्पल है जुआरी एस्चुरी पर स्थित मार्मुगाओ पोर्ट। लेकिन इन जरूरी इकोसिस्टम्स पर कई खतरे भी हैं। लेट्स अनपैक द थ्रेट्स फेस्ड बाय द एस्चुरिन इकोसिस्टम। पहला है चेंजेस इन वाटर फ्लो। कैचमेंट्स में मॉडिफिकेशंस, जैसे डैम्स के कारण पानी का बहाव बदल जाता है। ऐसा हुगली, गोदावरी, पुलिकट में देखा गया है। पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है। सिटी सुएज डिस्चार्ज या चिलिका में प्रॉन्स के लिए फीडिंग स्टॉक से। बिल्कुल। और नेविगेशन, ड्रेजिंग और शिपिंग भी एक खतरा है, जैसा हुगली में। इससे सॉलिड वेस्ट भी डंप किए जाते हैं। फिर एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स, जिसके लिए माइनिंग, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज होती हैं। उसके अलावा इंटेंसिव एक्वाकल्चर यानी गहन जल कृषि, जो माइग्रेटरी रूट्स को अवरुद्ध यानी ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जैसे चिलिका और पुलिकात में। और बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन, ये छोटे मेश वाले जाल से सीड कलेक्शन के कारण होता है। सही। और आखिर में वाटर लेवल राइज के कारण कैचमेंट एरियाज का सबमर्जेंस यानी डूबना। अगला टॉपिक है लगून। एस्चुरी और लगून में क्या फर्क है? लगून नमक के पानी, सॉल्ट वाटर का वो हिस्सा है जो समुद्र से एक लो सैंड बैंक या कोरल रीफ द्वारा अलग होता है। कनेक्शन बहुत नैरो होता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल केरला के बैकवाटर्स हैं, जहां समुद्र का पानी एक छोटे से मुहाने से अंदर आता है। हाँ, और यहाँ का पानी कम गहरा यानी शैलोअर होता है और तेजी से बहते पानी वाले कोरल रीफ की तुलना में धीरे धीरे बहता है। सोर्स में एक टेबल दी गई है भारत के प्रमुख लेक्स और लगून्स के। चलिए उसे देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले है चिलिका लेक, उड़ीसा में। ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है, एशिया का सबसे बड़ा और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए मशहूर है। दया और भार्गवी नदियां इसमें गिरती हैं। ठीक है, अगला है कालीवेली लेक, तमिलनाडु में। ये एक वेटलैंड और लगून है। लोकल रन ऑफ और मानसूनी बारिश से पानी मिलता है। ये भी अपनी बर्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। फिर कयामकुलम कयाल, केरला। कयाल मतलब लगून ही है। ये पंबा और अचांकवेल नदियों से जुड़ा है। केरला का मेजर लगून है, फिशरीज और बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मुतुपेट लगून, तमिलनाडु से। हाँ, ये एक कोस्टल लगून है। कोरियार और पमानियार नदियां इसमें मिलती हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, बायोडाइवर्सिटी और फिशरीज के लिए जाना जाता है। और पुलिकट लेक, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। जी, ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है
जिसमें अरानी और कलंगी नदियां गिरती हैं। भारत के सबसे बड़े लगून्स में से एक है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जरूरी है। आखिर में वेम्बनाड लेक या कोची लेक केरला से। ये एक फ्रेश वाटर लेक है जिसमें लगून फीचर्स हैं। मीनाचील, पंबा, अचांकोविल नदियां इसमें आती हैं। यह भारत की सबसे लंबी झील है और कुट्टनाद यानी राइस बोल ऑफ केरला को सपोर्ट करती है। ग्रेट, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब हमारा अगला बड़ा टॉपिक है मैंग्रोव्स। हाँ, मैंग्रोव सॉल्ट टॉलरेंट यानी हेलोफाइट्स होते हैं। ये एवरग्रीन श्रब्स या छोटे पेड़ों हैं जो कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल यानी समुद्र तट के पास के फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। कुछ कॉमन मैंग्रोव्स हैं, रेड मैंग्रोव, ग्रे मैंग्रोव और राइजोफोरा। जी, ये स्प्रिंग टाइड्स के हाई वाटर लेवल से नीचे उगते हैं, आमतौर पर ढीले रेतीले तटों यानी लूज सैंडी कोस्ट्स, एस्ट्यूरीज, मड फ्लैट्स, टाइडल क्रीक्स, बैकवाटर्स और लगून्स में। प्रोडक्टिविटी के मामले में इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स, ओशंस, मतलब ये सबसे प्रोडक्टिव हैं। सबसे ऊपर। और यहाँ एक यूपीएससी 2013 का बॉक्स आइटम भी है, खराई कैमल। अच्छा, ये क्या है? ये भारत में पाई जाने वाली एक ब्रीड है जो समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैर सकती है और मैंग्रोव्स पर चरा यानी ग्रेज करती है। कमाल है। अब बात करते हैं एडेप्टेशंस एग्जिबिटेड बाय मैंग्रोव्स की। ये सर्वाइव कैसे करते हैं? इनमें कई अद्भुत अडेप्टेशंस हैं। पहला, सक्यूलेंट लीव्स, मोटी पत्तियां जो पानी स्टोर करती हैं और इवेपोट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस कम करती हैं। ठीक है। दूसरा है संकन स्टोमाटा। हाँ, पत्तियों की सतह में गहरे दबे हुए स्टोमाटा जो मॉइस्चर लॉस कम करते हैं। और नमक का क्या करते हैं? उसके लिए है सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, स्पेशल ग्लैंड्स जो एक्स्ट्रा सॉल्ट को पत्तियों से बाहर निकाल देती हैं। वाओ। और कीचड़ में सांस कैसे लेते हैं? उसके लिए है एरियल ब्रीदिंग रूट्स यानी न्यूमोटोफोर्स। इन्हें ब्लाइंड रूट्स भी कहते हैं। ये सॉइल या पानी की सतह से ऊपर निकलती हैं ताकि ऑक्सीजन डिफिशिएंट कंडीशंस में सांस ले सकें। और रिप्रोडक्शन के लिए? विविपैरस रिप्रोडक्शन। बीज पेरेंट प्लांट से जुड़े हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। मैच्योर होने पर वो मिट्टी या पानी में गिरते हैं और तुरंत उगने लगते हैं। उनकी जड़ें भी अजीब होती हैं। वो सपोर्ट के लिए हैं, जैसे स्टिल्ट एंड प्रॉप रूट्स जो स्थिरता प्रदान करती हैं। फिर हैं बटरसेस, पौधे के बेस पर चौड़ी सपोर्ट रूट्स, और एडवेंटिशियस रूट्स जो तने से उगती हैं। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम बनाता है जो तेज वेव्स का सामना करता है। अब स्पीशीज स्पेसिफिक रूट एडेप्टेशंस पर आते हैं। जैसे राइजोफोरा में आर्चिंग प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं जो स्थिरता के लिए पानी में एक्सटेंड होती हैं, और अविसेनिया जैसे स्पीशीज में वर्टिकल न्यूमाटोफोर्स दिखते हैं जो ऑक्सीजन लेने के लिए कीचड़ से सीधे ऊपर की तरफ निकलती हैं। मैंग्रोव्स इन इंडिया के पाई चार्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है 42.6%, उसके बाद गुजरात 23.7%, अंडमान एंड निकोबार 12.4%, आंध्र प्रदेश 6.4%, महाराष्ट्र 6.4%, ओडिशा 5.0% और तमिलनाडु 1.0%। और जीएसएफआर 2023 रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव कवर में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ोतरी हुई है, जबकि गुजरात और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कमी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वेस्ट बंगाल में और सबसे ज्यादा कमी गुजरात में देखी गई है। चलिए, अब सुंदरबंस के मैंग्रोव्स पर आते हैं। मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस का नाम सुंदरी ट्री से लिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ब्लॉक है टाइडल हेलिफिटिक मैंग्रोव्स का। इसकी इको ज्योग्राफी टाइडल इफेक्ट पर निर्भर करती है। और ये इकलौता मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां टाइगर्स रहते हैं। सही। यहाँ के मेजर फौना है रॉयल बंगाल टाइगर, EN, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, LC, रिवर टेरापिन और ऑलिव रिडली टर्टल, VU। सुंदरबन के अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट में और क्या है? भितरकनिका, उड़ीसा दूसरा सबसे बड़ा है, जो ब्रह्मानी और बैतारणी रिवर डेल्टास के एरिया में है। गोदावरी कृष्णा डेल्टाइक रीजन्स में आंध्र प्रदेश के पिचावरम और वेदरण्यम भी शामिल हैं। और ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? यहाँ ज्यादातर मैंग्रोव्स स्क्रबी, स्टंटेड यानी कम विकसित और डिग्रेडेड हैं, खासकर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के इंटरटाइडल रीजन्स में। गुजरात में कोरी क्रीक और गल्फ ऑफ कच्छ रीजन है। कोरी क्रीक रीजन कभी इंडस डेल्टा का हिस्सा हुआ करता था। अब ग्लोबल स्टेटस को देखते हैं। ग्लोबल मैंग्रोव वॉच GMW के अनुसार दुनिया के लगभग 1/3 मैंग्रोव्स साउथ ईस्ट एशिया में है। अकेला इंडोनेशिया 21% कंट्रीब्यूट करता है। और 40% से ज्यादा मैंग्रोव्स सिर्फ 4 देशों में है। इंडोनेशिया 19%, ब्राजील 7% और मेक्सिको 6%। हाँ, और ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स तक ही सीमित हैं, लैटिट्यूड्स 24 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री साउथ के बीच। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इनकी इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स टू आसानी से समझते हैं। ठीक है, पहला ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स हैं, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। दूसरा कोस्टल प्रोटेक्शन, सुनामीज, स्टॉर्म सर्जेस और सॉइल इरोजन से बचाते हैं। सही। इनके कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम्स शोरलाइंस को स्टेबलाइज करते हैं और वेव एनर्जी को कम करते हैं। फिर लैंड एक्रेशन, पानी के बहाव को धीमा करके सेडिमेंट डेपोजिशन को बढ़ावा देते हैं।
उसके अलावा फ्लड मॉडरेशन, मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स के दौरान इनंडेशन को कम करते हैं। और ये एक राइपेरियन बफर का काम करते हैं, पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं हाँ, और हैबिटेट फॉर एक्वाटिक लाइफ है। ब्रीडिंग, स्पॉनिंग, रियरिंग के लिए सुरक्षित माहौल देते हैं। और आखिर में लाइवलीहुड सपोर्ट कोस्टल कम्युनिटीज के लिए जरूरी है। हनी, टेनिन्स, वैक्स, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स सब मिलता है। इतनी इंपॉर्टेंस के बावजूद इन पर खतरे भी हैं। लेट्स लुक एट थ्रेट्स टू मैंग्रोव्स। टेबल के अनुसार पहला थ्रेट है एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर एंड सॉल्ट पॉन्ड्स। न्यूट्रिएंट रिच मैंग्रोव्स को श्रिम्प फार्मिंग, मरीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए साफ किया जाता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि केमिकल्स फूड चेन में एंटर करते हैं और यूट्रोफिकेशन होता है। दूसरा थ्रेट, कोस्टल डेवलपमेंट एंड लंबरिंग। इसमें चारकोल और वुड प्रोडक्ट्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन होता है। इससे हैबिटेट लॉस, रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी और फ्रेश और सॉल्ट वाटर में असंतुलन होता है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। मैंग्रोव्स कार्बन सिंक्स हैं। डिफॉरेस्टेशन से स्टोर्ड कार्बन रिलीज होता है और समुद्र का लेवल बढ़ने से सॉल्ट वाटर इंट्रूजन बढ़ता है। और आखिरी थ्रेट, रीप्लांटेशन लिमिटेशंस। ये क्या है? मतलब डाइवर्स मिक्स के बजाय एक ही स्पीसीज पर फोकस करना। इससे रीप्लांटेशन, लॉस्ट हैबिटेट्स या इकोसिस्टम फंक्शंस को पूरी तरह रिस्टोर करने में फेल हो जाता है। अंत में एक PW+ बॉक्स है, When Rivals Shape Evolution। What's fascinating here is ये डार्विन के फिंचेस का एग्जाम्पल देता है। जब दो स्पीसीज एक ही आइलैंड पर रहती हैं तो डायरेक्ट कंपटीशन से बचने के लिए एक की चोंच बड़ी हो जाती है, दूसरे की छोटी, ताकि वो अलग अलग बीज खा सकें। ये एक पावरफुल ट्रूथ बताता है, एक स्पीशीज का नीश फिक्स नहीं है, बल्कि इस बात से शेप होता है कि उसके आसपास कौन रहता है। That's it for today। आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही यूपीएससी प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यूपीएससी सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।